सोचो सोचो मेरे बारे में कितना प्यारा मास्टर मिला है तुम्हें। चलो इधर आओ। कहां तक था हमारा लास्ट, एक बार जल्दी से दिखाओ। आज बहुत मजेदार टॉपिक है। क्या? हाँ यार, टॉटोमेरिज्म तो पढ़ाएंगे। दिखाओ कहां तक पढ़ाया था। आपका ट्यूसडे के दिन ना, वो लास्ट क्लास है ना ट्यूसडे आई थिंक, उसी दिन मैं टॉटोमेरिज्म पढ़ाऊंगा किसी और की क्लास लेके। हेलोजिनेशन, ये तुमने आधा अधूरा लिखा हुआ है। अच्छा वो है, ठीक है। टॉटोमेरिज्म परसों होगा ट्यूसडे के दिन। अंकल जी जा रहे हैं तो अंकल जी की क्लास में ले लूंगा। मतलब ट्यूसडे के दिन आ रहे हैं, ट्यूसडे के दिन जा रहे हो। चले जाएंगे मतलब उनका घर बार नहीं है क्या? नहीं जाए वो? हाँ, लिखो लिखो लिखो, हेलोजिनेशन। एक बार हेलोजिनेशन को, शांत 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 शांत। एक तो संडे, ऊपर से बारिश, ऊपर से सुबह, समझ रहे हो? सारे संयोग मिल रहे हैं कि नींद लिया जाए। लेकिन चलो अब आ जाते हैं, आपके लिए पढ़ लेते हैं। हेलोजिनेशन दोबारा पढ़ते हैं। 5 मिनट का टॉपिक है, उसको रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। आपको चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन, ये 3 चीजों को वापस पढ़ते हैं। और हेलोजिनेशन को देखो, हेलोजिनेशन आज मैं पढ़ाऊंगा रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। ये जनरली समझ नहीं आता है, ठीक है? जनरली समझ नहीं आता है। आप लास्ट ईयर से थोड़ा याद करके देख लेना। बट अभी आप सारे क्वेश्चन रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी को अभी करोगे अगले 1 घंटे में, ठीक है? ये आप देख लेना। और हर साल रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी का एक क्वेश्चन है, ठीक है? तो बहुत आसानी से देखना है। बहुत मतलब आसान है, और बहुत थोड़ा अटेंटिव होकर देखोगे तो समझ आ जाएगा बहुत आसानी से। लिखो, टॉपिक तो है हेलोजिनेशन। टॉपिक है आपके पास हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन होता क्या है, एक बार आराम से समझना। हेलोजिनेशन क्या होता है, ध्यान दो। आपने हाइड्रोजिनेशन पढ़ा हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसी तरह आपके पास हेलोजिनेशन है, एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन वो भी एल्केन में, एडिशन ऑफ हेलोजन वो भी एल्केन में। तो हाइड्रोजन में H2 ऐड करते थे, यहां पे क्या ऐड करेंगे? X2 ऐड करेंगे। हेलोजन है, अच्छी बात है। आप ध्यान देना, क्या हमने बताया हुआ था कि जो एल्केन से उनको पैराफिन कहते हैं, वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो लेस रिएक्टिव है तो आसानी से रिएक्शन नहीं देगा, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं देगा। तो क्या हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी? तो हाई टेम्परेचर या तो बेटे आपको सनलाइट से मिल सकता है। सनलाइट की एनर्जी, सनलाइट क्या होता है? डाइवर्सिफाइड लाइट होता है, उसको कन्वर्ज करना पड़ेगा, तब जाके होगा सनलाइट। या फिर एच न्यू से हो जाए, सनलाइट में ही तो एच न्यू होता है। अच्छा, या फिर आपके पास यूवी रेज लिखा हो, ये भी तो सनलाइट का ही एक फॉर्म है लिखने का। या तो वो लिखा हो, या तो वो लिखा हो, या यूवी रेज लिखा हो। या हमें 300 से 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा। इतना हाई टेम्परेचर अगर आप दोगे तो फिर आपके पास ये रिएक्शन होगा, एल्स ये नॉर्मली रिएक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है? वाई इतना हाई टेम्परेचर की रिएक्शन देते हैं? क्योंकि ये क्या है आपके पास? लेस रिएक्टिव। और लेस रिएक्टिव है, जब इतना हाई टेम्परेचर देते हैं तो होता क्या है? एल्केन में तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बेटे यहां से टूट जाता है, और यहां से X और X का बॉन्ड टूट जाता है। तो X2 को एक काम करता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं। X2 को मैंने X और X का बॉन्ड दिखा दिया। X2 ये है अभी भी लेस रिएक्टिव होता है, तो क्या ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो? होमोलिटिक। मोर रिएक्टिव वाले हेट्रोलिटिक देते थे, और लेस रिएक्टिव वाले होमोलिटिक। उसके बाद दूसरा कंडीशन, अगर हाई टेम्परेचर है तो होमोलिटिक होगा, हेट्रोलिटिक होगा? होमोलिटिक। लो टेम्परेचर में हेट्रोलिटिक था, लिखवाया हुआ है कंडीशन। तो क्या हाई टेम्परेचर है तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा? तो देखो, एक एक्स रेडिकल ये बना लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन लेके एक्स रेडिकल ये बना लेगा। रेडिकल के लिए हाफ एरो दिखाते हैं। सिमिलरली जब ये रेडिकल से टूटेगा तो ये भी रेडिकल से टूटेगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेके एच रेडिकल बना लेगा,
और यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेके आर रेडिकल बना लेगा। क्या इसका आर रेडिकल इसके एक्स रेडिकल से कंबाइन होके आर एक्स बना लिया? पहला एच रेडिकल दूसरा एक्स रेडिकल कंबाइन होके क्या एच एक्स बना लिया है? तो देखो यहां पे आपके पास लेस रिएक्टिव एल्केन से X2 रिएक्शन करके RX बना लिया, हेलोजिनेशन हो गया। कैसे हुआ? क्या आप देख रहे हो? हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया हेलोजन से। तो अगर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है हेलोजन से, इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन। जो हेलोजिनेशन है वो कैसा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? H का। किससे? X से। लेकिन कौन सा मैकेनिज्म? क्या यहां पे कीटाइन एनाइन बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है? तो बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल की मदद से हम लोग हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करा दे रहे हैं हेलोजन से एट वेरी हाई टेम्परेचर। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेलोजिनेशन। इसको क्या मैं FRSR लिख सकता हूं? व्हाट इज FRSR? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब दो एग्जांपल लिखते हैं, फिर मैकेनिज्म समझेंगे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। FRSR है, हाई टेम्परेचर है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हेलोजन से, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा। देखो CH4 जो एल्केन है, इसकी रिएक्शन मान लो हमने कराई है Cl2 से। X2 के बजाय Cl2 ले सकते हैं। एल्केन वेरी लेस रिएक्टिव है, हेलोजन से रिएक्शन करना है हमें, या तो सनलाइट लेना पड़ेगा, या तो HNu लेना पड़ेगा, या तो यूवी रेज लेना पड़ेगा, या तो 300 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेना पड़ेगा। इनमें से कोई भी ले सकते हो आप, चारों में से कोई भी आपके पास। क्या ये फ्री रेडिकल में तोड़ देगा? इसको भी रेडिकल में तोड़ देगा। तो दोनों में रेडिकल टूटा, क्या आपके पास जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो CH3Cl बनेगा। देखो H इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl। H किससे सब्स्टिट्यूट हो गया? Cl से। अच्छा, अभी वापस मान लो इसमें मैंने Cl2 डाल दिया, क्या फर्दर रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा? करेगा ना। अभी भी तो RH प्रेजेंट है, अभी भी तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या आपके सामने दूसरा ये बन गया? अगर मैं फिर से Cl2 डालूं तो फिर से रिएक्शन होगा, क्योंकि अभी भी RH प्रेजेंट है। तो आपके सामने CHCl3 क्लोरोफॉर्म, सूंघना मना है इसको। फिर बेटा आपके पास Cl2HNu करोगे तो CCl4 बन जाए। तो इसको बोला जाता है जब तक है जान रिएक्शन। जब तक इसके पास हाइड्रोजन है तब तक रिएक्शन देगा, है ना। हाइड्रोजन देखो हुआ क्या है, इसीलिए लिखा गया है हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो जब तक हाइड्रोजन है तब तक सब्स्टिट्यूट होगा, है ना। बस इसको Cl2 चाहिए। ये जो CCl4 दिया गया है ना, इसके बारे में एनसीईआरटी ने एक दो लाइन लिख दिया। ये जो CCl4 है इसको क्या नाम होता है? बढ़िया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कोई नहीं पूछेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, कॉमन नेम। इसका एक और नाम होता है कॉमन नेम CCl4 का, पर कार्बन क्लोराइड। एनसीईआरटी में दिया गया है पर कार्बन क्लोराइड, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में दिया गया और यही पूछा जाता है आपसे। कार्बन टेट्राक्लोराइड सबको पता होता है, ये नहीं पता होता है। अच्छा, CCl4 अगर मान लो दुकान में जाके खरीदना हो, मार्केट में जाके खरीदना हो, तो किस नाम से बुलाएंगे? पर कार्बन क्लोराइड नहीं बेटा, हर रिएक्शन का, हर केमिकल का ट्रेड नेम होता है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी केमिकल उठा के जाओगे और मिल जाएगा मार्केट में, नहीं। हर केमिकल का ट्रेड नेम होता है। जब आप फार्मासिस्ट वाली तैयारी करते हो, फार्मा वर्मा जब करते हैं, उसमें पढ़ाया जाता है कि हर केमिकल का एक कॉमन नेम होता है, और कॉमन नेम यानी कि ट्रेड नेम होता है। ट्रेड नेम मतलब मार्केट में किस नाम से जाना जाता है। तो इसको भी मार्केट में एक अलग नाम से जाना जाता है, और इसका मार्केट में नाम है बेटा पायरीन। पायरीन, PYRENE, पायरीन। इसको मार्केट में पायरीन के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये इतना फेमस क्यों है? क्यों इसका ये नाम पायरीन पढ़ रहे हैं? कुछ तो लॉजिक होगा। एनसीईआरटी बिना लॉजिक के काम करती नहीं है। तो क्यों? जब आप
यहां पे भी सिलेंडर लगा होगा, फायर एक्सटिंग्विशर वाला, लाल कलर वाला, हर जगह देखते हो। उसमें इंटीग्रेंट्स में सबसे मेजर प्रोपोर्शन CCl4 होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में सबसे मेजर प्रोपोर्शन बेटा इसी का होता है, यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। अब चूंकि ये कॉमन नेम, चूंकि ये कॉमन लाइफ का एग्जांपल है, इसलिए बार बार पूछा जाता है। यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। जो गैस सिलेंडर्स होता है, आज जाके उसको उखाड़ मत देना, यहां इसमें देखना है कार्बन टेट्राक्लोराइड कहां है ना, तो ले आए नहीं। पढ़ो, कार्बन टेट्राक्लोराइड उसका इंटीग्रेंट्स का सबसे बड़ा उसमें रोल होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, अच्छा एक काम करो, अगर CH4 मान लो नहीं है, CD4 लिखा गया है, तो ये रिएक्शन होगा नहीं होगा? होगा। इस बार H की जगह कौन रिप्लेस हो रहा होगा? ड्यूटेरियम हो रहा होगा। तो क्या आपके सामने मैंने CD3Cl बना लिया, फिर से Cl2H डालेंगे तो CD2Cl2। क्या ये रिएक्शन जब तक है जान वाली रिएक्शन है? इसको भी सूंघना मना है। और बेटा यहां पे Cl2H करोगे तो CCl4 बन जाएगा। अगेन वही है आपके सामने, कार्बन टेट्राक्लोराइड पर कार्बन क्लोराइड या फिर पायरी। ठीक है, यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो हाइड्रोजन हो या ड्यूटेरियम हो, दोनों जगह रिएक्शन होगा। कहां रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा? ऊपर वाले में, CH4 वाले में, CD4 वाले में? CH4 में, CD4 में? क्यों? हाँ, अब आपको समझ आ गया है। यहां पे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखना है। CH बॉन्ड ब्रेक होगा, CD बॉन्ड ब्रेक होगा, CT बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन आसानी से होगा? CH बॉन्ड आसानी से हो जाएगा, तो आसानी से रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवाऊंगा। अभी समझते हैं मैकेनिज्म। देखो, कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन तीन मैकेनिज्म से, तीन स्टेप मैकेनिज्म से चलता है। कोई भी फ्री रेडिकल, आगे जितने भी फ्री रेडिकल पढ़ने हैं, हर बार तीन स्टेप से ही मैकेनिज्म फॉलो होगा। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन, चेन टर्मिनेशन। ठीक है, कुल मिला के देखो, दिमाग में ही रखना है बट समझ के, कुल मिला के याद ही करना है बट समझ के। इसकी मैकेनिज्म एक बार देखते हैं। ये शायद आपको लिखना होगा, है ना? चलो तो लिख लेना, पहले मैकेनिज्म समझो। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होता है वो तीन स्टेप में होता है, कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन हो। जैसे आपने आगे कोई भी फ्री रेडिकल एडिशन सब्स्टिट्यूशन करोगे, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तीन स्टेप में होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का पहला स्टेप होता है आपके सामने चेन इनिशिएशन, यानी कि चेन क्या होगा? स्टार्ट हो रहा है। चेन इनिशिएशन स्टेप यानी कि चेन स्टार्ट हो रहा है। जो चेन इनिशिएशन स्टेप है उसमें हैलोजन टूटता है। ठीक है, याद ही करना है कि चेन इनिशिएशन में क्या होता है, तो हैलोजन टूटता है। जैसे मान लो Cl2 लिया था, हैलोजन में H2 ले लो या Cl2 ले लो। तो Cl2 लिया था, तो हीट करने पे क्या हो रहा था? क्या Cl रेडिकल अलग अलग हो जा रहा था? तो दो Cl रेडिकल मिल रहा था। तो क्या चेन स्टार्ट हो गया है? रेडिकल बनना स्टार्ट हो गया है, चेन इनिशिएट हो गया। चेन इनिशिएट में क्या हमें एनर्जी देनी पड़ी है? भाई बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, और एनर्जी देना पड़ेगा तो डेल्टा H क्या है? पॉजिटिव। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा H ग्रेटर देन 0, या फिर एंडोथर्मिक। तो ये सवाल आपके पास पूछा गया है 1990s के अंदर कि चेन इनिशिएशन स्टेप एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत पहले पुराने जमाने में पूछा है। नेक्स्ट, चेन इनिशिएशन के बाद चेन प्रोपागेशन, मतलब एक बार रेडिकल बन गया तो रेडिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, प्रोपागेट करेगा, तो चेन प्रोपागेशन स्टेप। चेन प्रोपागेशन स्टेप में ध्यान से देखेंगे तो देखो, ये जो रेडिकल बना है, रेडिकल की एक बहुत, रेडिकल क्या अनस्टेबल होता है भाई? रेडिकल अनस्टेबल होता है, 7 इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट, इनकम्प्लीट, अनस्टेबल हो गया। अब चूंकि अनस्टेबल है, तो ये कहता है कि मैं तो अनस्टेबल हूं, सामने वाले को भी अनस्टेबल कर दूंगा, है ना? खुद मैं अनस्टेबल हूं, मैं सामने वाले को अनस्टेबल कर दूंगा। तो आपने CH4 लिया हुआ है एल्केन में, है ना? मैं ये वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख रहा हूं, CH4 प्लस Cl2 वाले का। तो सबसे पहले Cl2 टूटा, Cl रेडिकल बन गया। और ये इसका कहानी याद है, कल बताया था आपको, हम तो डूबेंगे सनम, सामने वाले को भी ले डूबेंगे। तो आओ भाई, ये तो अनस्टेबल है ही, ये इसमें कोलिजन कर करके बार बार इसको भी रेडिकल बना देगा।
तो क्या यहां से रेडिकल बनेगा CH3 रेडिकल और H रेडिकल। तो यहां पे आपके पास सबसे पहले CH3 रेडिकल जनरेट हो गया और HCl बन गया। आपने H रेडिकल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि H रेडिकल अनस्टेबल है। CH3 और H रेडिकल में H रेडिकल हाईली अनस्टेबल है, उसने उसको नहीं बनाते, CH3 रेडिकल बना दिया। कि इसको भी अनस्टेबल कर दिया, तो इसीलिए बेटा टकराना नहीं है। CH3 रेडिकल जो बन गया ये वापस से बेटा अनस्टेबल बन गया। अब फिर बोलेगा अगेन यही कि तुमने मुझे अनस्टेबल किया था, मैं वापस तुम्हें अनस्टेबल करूंगा। फिर ये Cl2 से वापस टकराएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल में तो बहुत सारे Cl2 घूम रहे होंगे, बहुत सारे एल्केन घूम रहे होंगे, तो ये आपस में कोलिजन करेंगे। जब क्लोरीन रेडिकल इस पे कोलाइड करेगा तो CH3 रेडिकल बना देगा। CH3 रेडिकल अनस्टेबल है, ये वापस से Cl2 को अनस्टेबल करेगा। तो देखो आपके सामने क्या बन गया, CH3 रेडिकल Cl रेडिकल से CH3Cl बना लिया। क्या बना लिया? नेक्स्ट, क्या बचा हुआ रेडिकल एज इट इज घूम रहा है, बचा हुआ रेडिकल एज इट इज घूम रहा है। और आप देखो इस स्टेप में हुआ क्या, Cl रेडिकल वापस से रीजनरेट हो गया। Cl रेडिकल जो यहां बना, आप देखो वापस से रेडिकल जनरेट, क्या फिर अगले स्टेप में वापस अल्केन रेडिकल बनाएगा? क्या फिर से Cl रेडिकल बन जाएगा दूसरे स्टेप में? फिर अल्केन बनेगा, फिर Cl रेडिकल, फिर अल्केन का रेडिकल, फिर Cl का रेडिकल। क्या चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा? क्या इन्फिनाइट स्टेप हो गया? तो Cl रेडिकल क्या यहां पे रीजनरेट हो गया, जो आपने लास्ट स्टेप में पढ़ा होगा X रेडिकल, क्या रीजनरेट हो गया। और इसके रीजनरेट होने से क्या बेटा इनफाइनाइट रिएक्शन हो गया, रीजनरेट हुआ, और इसके रीजनरेट होने से बेटा इनफाइनाइट रिएक्शन हो जाएगा। अब हमें इनफाइनाइट रिएक्शन थोड़ी चाहिए, हम बॉम्ब थोड़ी बना रहे हैं। जब बॉम्ब बनता है उसके अंदर इनफाइनाइट रिएक्शन देते हैं, एक बार गिराए और सालों साल वहां पे फटता ही रहे, रिएक्शन होता ही रहे। यही होता है, पता है ना एटम बम में। एटम बम के अंदर आपने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी बच्चे जो है वो ड्वार्फ पैदा लेते हैं, आज भी जो बच्चे हैं वो टेढ़े मेढ़े पैदा ले रहे हैं, आज भी जो वहां पे मतलब एक बार कब गिरा था सोचो, और आज भी वो वहां इफेक्ट दिख रहा है। इसीलिए लोग कहते हैं न्यूक्लियर वॉर नहीं होनी चाहिए। हाइट छोटा, फिजिकली हैंडीकैप्ड, किसी का आंख नहीं, किसी का सर नहीं, किसी का पैर नहीं है, आज भी आप डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो हर साल मान लो हिरोशिमा नागासाकी वाले इलाके में अगर 5 लाख बच्चे पैदा ले रहे हैं, उसमें से 4.5 लाख बच्चे वैसे ही हैं, दे आर फिजिकली हैंडीकैप्ड, किसी का आंख नहीं है, किसी का नाक नहीं है, किसी कोई बला बला। तुम्हें गिराना है क्या कहीं पे? इधर आओ। एटम बम होता है वो, तो क्या होता है ध्यान से देखना, वो चेन रिएक्शन वाली एटम बम के अंदर चेन रिएक्शन होती है। तो एक बार उस समय गिरा, वो रिएक्शन अभी तक चल रही है, इन्फिनाइट है। क्यों? क्योंकि उसके रिएक्शन में कुछ ऐसा जनरेट हो रहा है जो वापस से रिएक्शन को स्टार्ट कर दे रहा है, उसके स्टेप में कुछ ऐसा बन रहा है जो रिएक्शन को स्टेप नंबर 1 पे वापस ले गया। तो ये चेन रिएक्शन चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, बहुत लंबे समय तक चली है, और उसका रिएक्शन आज तक, मतलब उसका असर आज तक दिख रहा है। चलिए, वहां की मिट्टी में लोग कहते हैं कि आज भी जहां पे गिरा है ना, वो आज भी वहां रिएक्शन चल रहा है। खैर, तो रीजनरेट हो गया, इनफाइनाइट रिएक्शन हो गया। अब हमें रिएक्शन को कहीं तो रोकना है, तो रिएक्शन को रोकना पड़ेगा। रिएक्शन को रोकने के लिए हमें चेन टर्मिनेशन स्टेप, मतलब कहीं तो हमें रिएक्शन को स्टॉप करना पड़ेगा, एल्स इनफाइनाइट टाइम तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। तो चेन टर्मिनेट करना है, तो देखो जितने भी रेडिकल हैं सबको ले जाके एक दूसरे से मिला दो। तो Cl आपस वाले रेडिकल से मिलके क्या वापस से Cl2 रीजनरेट हो जाएगा। CH3 आपस में अपने जैसे रेडिकल से मिलके क्या बेटे एल्केन बना लेगा, CH3 और यहां पे देखो क्या CH3 रेडिकल Cl रेडिकल से मिलके CH3Cl बना लेगा, नहीं बना लेगा। तो यहां पे चेन स्टॉप हो गया, चेन इनिशिएट हुआ था, चेन प्रोपागेट हुआ, और चेन वापस से टर्मिनेट हो गया। अच्छा, चेन जब टर्मिनेट हुआ है तो क्या रेडिकल से बॉन्ड बन रहा है, और बॉन्ड बन रहा है तो स्टेबल बन रहा है, और स्टेबल बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी तो इस स्टेप में डेल्टा H नेगेटिव, या फिर डेल्टा H लेस देन 0, या फिर एक्सोथर्मिक।
अब देखो दूसरा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में यहां पे एक बार बॉन्ड टूट भी रहा है, पहले वाले में बॉन्ड टूट भी रहा है और साथ में कुछ ना कुछ बन भी रहा है, दूसरे वाले में भी बॉन्ड टूट भी रहा है और कुछ ना कुछ बॉन्ड बन भी रहा है। यानी कि बॉन्ड टूटने के लिए हमें एनर्जी देना भी पड़ा होगा, और जब बॉन्ड बन रहा है तो क्या एनर्जी रिलीज भी हुआ होगा, है ना। ओवरऑल जब दोनों को मिला के देखा गया, इट वॉज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्योंकि फाइनली देखोगे तो क्या स्टेबल बॉन्ड बन रहा था ना यहां पे, नेगेटिव, एक्सोथर्मिक। तो फाइनली आप देखोगे तो क्या यहां पे स्टेबल बॉन्ड बन रहा था ना, स्टेबल बॉन्ड बन रहा था। तो इस वजह से चूंकि स्टेबल बॉन्ड बन रहा था तो ओवरऑल इसमें देना भी पड़ा, रिलीज भी हुआ। ओवरऑल क्या हुआ, रिलीज हुआ। डेल्टा एच लेस देन 0, ओवरऑल यहां भी स्टेबल कंपाउंड बन रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। जब भी रिएक्शन में स्टेबल कंपाउंड बन रहा होता है एक्सोथर्मिक हो जाता है। तो तीनों स्टेप हो गया। अब आपके पास एग्जामिनर कई बार ऐसे पूछता है, एक चेन बना के दे देगा, एक रिएक्शन बना के दे देगा। जैसे मान लो आपको दे देगा CH3 रेडिकल प्लस Cl2 रेडिकल, CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। बोलेगा ये चेन इनिशिएशन है या चेन टर्मिनेशन है या चेन प्रोपगेशन। प्रोपगेशन है, दिख रहा है प्रोपगेशन है, बट ऐसे नहीं, एग्जाम के दिन तक तो भूल जाओगे, है ना। तो देखो चेन इनिशिएशन में वैसे रिएक्शन जहां पे रेडिकल राइट हैंड साइड बन रहा है उसको चेन इनिशिएशन बोलेंगे। चेन इनिशिएशन वैसा रिएक्शन जिसमें रेडिकल कहां बन रहा है, ओनली राइट साइड में, उसको क्या बोलेंगे, चेन इनिशिएशन। तो चेन इनिशिएशन जो है, चेन इनिशिएशन का पहचानने का तरीका, अगर रिएक्शन में लिख के दिया है और आपको बोलेगा चेन इनिशिएशन पहचानो, तो अगर आपके पास रेडिकल प्रेजेंट हो, रेडिकल प्रेजेंट हो लेकिन केवल और केवल राइट हैंड साइड पे, रेडिकल प्रेजेंट ओनली ऑन RHS ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के केवल RHS, RHS को छोड़ो, लिखो ओनली ऑन प्रोडक्ट साइड, ओनली ऑन प्रोडक्ट साइड ऑफ रिएक्शन, केवल और केवल प्रोडक्ट साइड में अगर रेडिकल दिख जाए तो देखो उसको क्या बोल देंगे, इनिशिएशन। अच्छा, अगर प्रोपगेशन बोलना हो तो क्या बोलेंगे, क्या दोनों साइड प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर ऐसा स्टेप या ऐसा रिएक्शन लिख के दिया है जहां पर रेडिकल जो है वो प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट के साथ भी प्रेजेंट हो और प्रोडक्ट के साथ भी प्रेजेंट हो, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड ही प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे, चेन प्रोपगेशन स्टेप। और चेन टर्मिनेशन स्टेप उसको बोलेंगे जहां पे केवल और केवल रिएक्टेंट साइड में। लिख लीजिए इसको, रेडिकल जो है प्रेजेंट ओनली ऑन प्रोडक्ट साइड, नहीं रिएक्टेंट। हाँ हाँ, टर्मिनेशन करवा क्यों रहे, समझ नहीं आ रहा। टर्मिनेशन करा रहे हैं, नहीं हमें करवाना पड़ता है, बॉन्ड बन रहा है ना, नहीं करवा रहे हैं मतलब हम एक सुटेबल इन्वायरमेंट देते हैं जिसमें बॉन्ड फॉर्म होता है, एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, तो चेन टर्मिनेशन कोई अलग से स्टेप नहीं है, यहीं पे आपस में रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना लेते हैं। हाँ, बैक स्लाइड ये लिखना है। हाँ 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 हाँ, बहुत सारा, हाँ चेन टर्मिनेट, बता रहा हूं, तुम लोग रिएक्शन को विजुअलाइज करने लगते हो कैसे हो रहा होगा,
अच्छी चीज है। टर्मिनेट हो गया ना, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो गया, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद हम लोग टेम्परेचर हटा देंगे, टर्मिनेशन स्टेप के बाद टेम्परेचर हटा देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। रिएक्शन करा रहे थे ना, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया ना सारा, HCl बन गया भाई, हाइड्रोजन रिप्लेस होकर HCl बन गया ना। हे भगवान, क्या हाइड्रोजन रिप्लेस होकर HCl बन रहा है ना। HCl होगा, CH3Cl के साथ पहला मोल HCl होगा, यहाँ पे बेटा दूसरा मोल HCl होगा, यहाँ पे तीसरा मोल HCl होगा, और यहाँ पे चौथा मोल HCl होगा। तो CCl4 क्या होता है, गैस, और HCl क्या होता है, लिक्विड। तो कंटेनर में लिक्विड नीचे बैठ जाएगा और गैस ऊपर घूम रहा होगा। फाइनली CCl4 बना रहे हैं, HCl तो बन गया साइड प्रोडक्ट। CCl2 कहां बन रहा है, CCl2 कैसे बनेगा, Cl2 बनेगा, वो तो हम रिएक्शन में लिए ही थे। हाँ हाँ, बट वो आपको दिया होगा कितने मोल Cl2 लिया गया है। 1 मोल Cl2 है तो 1 हाइड्रोजन हटेगा, 2 मोल Cl2 2 हाइड्रोजन, 3 मोल Cl2 3 हाइड्रोजन। एक्सेस दिया है, 4 मोल दिया है, तो आपके पास CCl4 बन जाएगा। हाँ, लिख लो भाई, लिख लो। गोल्फ, नहीं भाई, गोल्फ वोल्फ नहीं खेलते। क्रिकेट नहीं खेलता यार, और क्रिकेट खेलना है तो नौजवानों के साथ खेलने का, बूढ़े लोगों के साथ क्रिकेट खेलना है। बीएन सा नौजवान दिखते तुम्हें, तुम्हारे नौजवानी के डेफिनेशन बदलो बेटा। आ, वो नहीं होता है कुछ प्लेयर जो जो बोला जाता है इसका दूध भात है, दूध भात समझते हो कि उसका माना नहीं जाएगा, वैसे ही सुधांशु सर है, बोल दिया जाता है कि इनका दूध भात है, माना नहीं जाएगा। हाँ, सुधांशु सर वही है। क्यों, तरुण सर, अब सोचो बीएन सर खेल रहे हैं, तरुण सर खेल रहे हैं, रनर रखना पड़ रहा है इनके लिए, भाग नहीं पा रहे हैं लोग, रनर रखना पड़ रहा है कि हाँ, और रनर कौन है, सुधांशु सर। सोचो, वो जाते हैं बस दूसरे का रन लेने के लिए, इसलिए हम लोग नहीं। और दूसरा एक और है, एनके सर है हम लोग के, वो तो भाई पिच टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, तो उनको एक बार ऐसे लुढ़का दिया जाता है, जैसे गोल गोल घूम जाते हैं, पिच प्लेन हो गया। रोलर जानते हो, फिर बचा खुचा है, एक आध बार तरुण सर को और बीएन सर को चला दो, फिर से प्लेन हो जाता है। सुभाष सर भी वैसे ही है। सुभाष सर इसलिए जाते हैं कि मान लो कुत्ता उत्ता बीच में ना आ जाए, तो थोड़ा सा वैसा भी जानवर टाइप इंसान होना चाहिए, यहां हम पहले से हैं। तो ये सब लोग का अपना अपना एक रोल है, इसलिए जाते हैं। अब देखो बारिश हो गई, अब बारिश हो गई, अब गए नहीं कोई, हम लोग इसीलिए नहीं जाते हो। हाँ, अंपायर अंपायर नहीं जाते यार। अच्छा, क्लास से बाहर हुआ इस वजह से क्या, नहीं 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 नहीं, चलो चलो, सुधांशु सर की शादी हो रही है अभी, तो उनका मजाक नहीं उड़ाते ज्यादा। है नहीं पता तुमको, बताया नहीं, वो हाथ में वो गले की हार वार चेन वेन किस लिए है, बताओ यार, तुम्हें पता भी नहीं। चलो नेक्स्ट स्लाइड, जल्दी लिखो। अरे भाई, इसमें लिखना क्या था, ऑलरेडी लिख चुके हो।
यही दो रिएक्शन तो लिखना है बेटा। इस बार 20 मिनट कम मिलेगा पेपर में, तो थोड़ा ज्यादा फास्ट लिखा करो। हाँ बोलो कुछ। हो गया क्या नीचे? हो गया ये वाला? भाई इसमें ऐसा क्या लिख रहे हो मुझे तो बताओ। हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन ही तो हो रहा है। बात करते हो। जिंदगी में बेटा बहुत अकेले हो, बात करने के लिए ढूंढ लो फिर। तो हमको समझ क्या रखे हो, हम भाड़े पे थोड़ी आते हैं कि बात करने के लिए आ जाएंगे। गजब लोग हैं। हाँ क्या है? अच्छा लवली लिखा है, ये देखो जरा। लवली कौन है यार, मुझे भी बताओ जरा आज तो। दिक्कत पता है क्या होता है कि जहां मेरा ध्यान होना चाहिए वहां मेरे से ज्यादा तुम्हारा ध्यान है, तो ऐसे ही नहीं बनता कुछ। तो बस चिढ़ाने बढ़ाने के लिए ठीक है। हाँ यार यूट्यूब पे भी एक वीडियो बन रखा है और किसी भी का भी नाम उठा के लगा दिया है। जब वो वीडियो नया नया बना और दो लोग जिनके नाम पे वो बना हुआ है सामने सामने गए, तुम सोचो कितना ऑकवर्ड हुआ होगा कि कोई कुछ नहीं है, लेकिन लोगों ने एक र्यूमर बना दिया है। अब ठीक है, हम सब देख रखे हैं भाई, हमारे बारे में हम सब देख रखे हैं। किसी ने ये भी डाल रखा है, आप देखना उस पे जाके, एक विकी शायर है, विकी जैसे विकीपीडिया है ना वैसे ही विकी शायर है। विकी शायर पे डाला डाला हुआ है 1 करोड़ रुपए पर मंथ मेरी सैलरी है। मैं कहेगा बिहार में किसी को दिख गया ना विकी शायर, अगर उठा ले जाएंगे सब यहाँ पे बिल्डिंग के साथ। वो ये नहीं देखेंगे ये सब, वो सब 1 करोड़ रुपए पर मंथ, समझ रहे हो तुम? उसके बाद वहां पे लिखा गया है कि वीटी सर के पास 3 कार है ना। बस एक ये है कि बीवी में एक ही रखा है उसने, 3 4 नहीं लिख दिया कि हाँ हर साल बदल रहे हैं ये भी। उसमें लिख दिया है कि एक वाइफ है, ऑलरेडी मैरिड है 2013 में, है ना। और दो 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 बच्चा लिखा है उसमें। सुनो तो, बड़ा वाला बच्चा, बड़ा वाला जो है वो बॉय है और छोटा वाला गर्ल है। सोचो उसने सब इमेजिन करके लिख दिया है। फिर मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा इसका मेरा फ्यूचर प्लान इसको कैसे पता चल गया। हाँ केस कर दें उस पर, काम खराब कर रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं यार, लोगों को तो पता ही होता है कि लोग तो लिखेंगे ही। नहीं नहीं वो मेरा ही फोटो लगा हुआ है वहां पे, किसी और के बारे में नहीं लिखा हुआ है, मेरा ही फोटो लगा हुआ है। फिर मैंने दूसरे के बारे में देखा, दूसरे के बारे में और गलत लिखा हुआ है। मैंने कहा ठीक है मेरा वाला ठीक। हो गया ये वाला? हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। हाँ ट्रू 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 लिखो। रिएक्टिविटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हेलोजिनेशन। हो गया भाई, जल्दी कर लो यार, बात मत करिए क्या करो मेरे साथ। तुम लोग को हुडी नया नया मिला है लग रहा है, नया मिला है ना, पुराना है? अच्छा स्टार्टिंग में मिल गया था, पहनना आप चालू किए हो, चूहा काट दिया? बेटा किसी दिन सोते हुए तुम्हें काट खाए वो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रिएक्टिविटी। मान लो आपके सामने RH यानी कि CH4 रिएक्शन करना है, CD4 रिएक्शन करना है और CT4 को रिएक्शन करना है, कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा?
हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जल्दी रिप्लेस होगा, अच्छी बात है। रिएक्टिविटी अगर मैं आपको दूं, मान लो आपके पास लिखा गया है बेंजाइलिक एच, बना के लिख लो। मान लो आपके पास बेटे यहां पे बेंजीन है और यहां पे CH2H बनाया हुआ है, एक ये, दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2H, ये दूसरा कंपाउंड है। फिर आपके सामने कार्बन है, इधर मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है और इधर भी आपके सामने मिथाइल है। दिस इज योर 3 डिग्री H। सिमिलरली यहां पे आपके सामने ये 2 डिग्री H। किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा? पहले वाले का क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यहां जो H हटेगा, क्या वो ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है? यहां जो H हटेगा कम रेजोनेंस कर रहा है। फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्या ये वाला रिएक्टिविटी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा? ठीक है, तो ये वाला फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के हिसाब से हमने इस तरफ से रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लिया है। तो पहला रिएक्टिविटी अगर आइसोटोप अलग अलग है तो जो जल्दी टूटेगा वो रिएक्शन देगा। दूसरा वाला रिएक्टिविटी क्या स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, जितना ज्यादा रेडिकल आपका स्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट, तीसरा अगर आपको बोला जाए, मान लो मैं F2 से रिएक्शन करा रहा हूं या Cl2 से करा रहा हूं या Br2 से करा रहा हूं या I2 से करा रहा हूं, किसकी रिएक्शन ज्यादा होगी? I2 की रिएक्शन ज्यादा होगी बेटा। F2 की रिएक्शन सबसे ज्यादा होती है, फिर Cl2 की और Br2 I2 की सबसे कम होती है। F2 जो होता है आपको याद होना चाहिए था क्या बेटा, F और F बॉन्ड में बहुत ज्यादा लोन पे रिपल्सन है, तो क्या ये वेरी वीक बॉन्ड हो गया? वेरी वीक बॉन्ड हो गया तो पहले टूटेगा तो रिएक्शन पहले देगा। तो F2 जो होता है हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, बॉम्ब की तरह बेटा ये फटता है, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन, आग लग जाती है रिएक्शन में जब F2 से रिएक्शन कराते हैं तो। फिर Cl, फिर Br2, फिर I2। क्या अभी आगे पढ़ाऊंगा रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी, ये केवल बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है? आगे रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी में समझ आएगा, अभी इसको आप लिख लेंगे। केवल और केवल स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता तो स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए, Cl2 Br2 F2 I2, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा होगा आपने, ठीक है ना? ये हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन ये वाला होता है, ठीक है ना? F2 का हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। नेक्स्ट, जो अच्छा हाईली एक्सप्लोसिव है, तो एक्सप्लोसिव है तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो हाईली एक्सोथर्मिक, यहां पे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना? लेबोरेटरी में F2 की रिएक्शन करना मना होता है, बैन होता है। जब लैब मैनुअल मिलता है तो वहां पे बैन होता है कि F2 की रिएक्शन आप नहीं कराओगे। क्यों? आग लग सकती है और बहुत तगड़ी आग लग सकती है, इतना इनफ होता है जितने में एक बिल्डिंग में आग लग सकती है, ठीक है? थोड़ा सा भी। उसके बाद अगर I2 की रिएक्शन कराओगे तो I2 में बेटा हमें एनर्जी देना पड़ता है, हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन, हमें एनर्जी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। पढ़ाऊंगा अभी, इसको लिख लीजिए, अभी पूरा समझाएंगे। F2 हाईली एक्सोथर्मिक है, ये हाईली एंडोथर्मिक है। और Cl2 और Br2 जो है वो मॉडरेट रिएक्शन है, मतलब ना बहुत एक्सप्लोसिव है ना बहुत कम है, मॉडरेट रिएक्शन है, नॉर्मल प्रोडक्ट बन जाता है। हो गया? नेक्स्ट, अगर आप यहां पे ये पॉइंट्स थे आपके पास, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपके पास, मान लो CH4 अगर Cl2 एक्सेस में दोगे तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, और अगर आप CH4 एक्सेस में ले लोगे तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है। क्लोरीन एक्सेस में है तो सोचो सबसे पहले सबसे हाइड्रोजन हटा होगा, पहला हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन था, फिर दूसरा हाइड्रोजन भी हट गया, फिर क्लोरीन है, तीसरा हाइड्रोजन भी हट गया। तो क्या जब तक है जान रिएक्शन है ये, जब तक हाइड्रोजन है तब तक होता रहेगा,
तब तक होता रहेगा और क्या बन जाएगा आपके सामने, CCl4 विल द फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन मान लो इस बार मिथेन ही मिथेन है, Cl2 है ही नहीं, तो क्या Cl2 का एक ही मोल है, तो क्या एक ही हाइड्रोजन हटा पाएगा, तो एक ही हाइड्रोजन हटा पाएगा, तो यहां फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3Cl। सिंपल है ना। अगर ये एक्सेस में रहे तो प्रोडक्ट में भी एक्सेस में जाएगा, अगर ये एक्सेस में है तो प्रोडक्ट में भी यही वाला कंपाउंड एक्सेस में। याद करने का तरीका ठीक। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 5 वाला पॉइंट हम यहां लिख रहे हैं। CH4 की रिएक्शन हम करा रहे हैं, मान लो हमने कराया है H न्यू की रिप्रेजेंस में, या सनलाइट ले लिया, या फिर आपके सामने यूवी ले लो, या फिर आपके सामने 300 से 500 डिग्री सेल्सियस ले लो, और Cl2 ऐड करा रहे हैं, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। नेक्स्ट, मान लो अगर हम लिख रहे हैं डार्क और रूम टेम्परेचर, तो क्या रिएक्शन ले रहे हैं इसमें, और ले Cl2 ही रहे, Cl2 की ही रिएक्शन करा रही है। नेक्स्ट, मान लो हम डार्क ही ले रहे हैं और 300 डिग्री सेल्सियस ले लिया है, तब क्या टेम्परेचर ले रहे हैं तो बताना है। नेक्स्ट, मान लो हम ब्राइट सनलाइट ले रहे हैं, और यहां पे मान लो हमने ले लिया है 12 नून, यानी कि लिखा गया है ये दोपहर में रिएक्शन हो रहा है, आपके पास इसके प्रोडक्ट्स लिखने हैं, लिखो। मान लो आपके पास ये 4 रिएक्शन दी गई हैं, डार्क में क्या रिएक्शन होगा, 12 नून में क्या रिएक्शन होगा, Cl2 की 300 डिग्री डार्क में क्या रिएक्शन होगा, सब में रिएक्शन कराना है। रिएक्शन Cl2 से ही होगा, रिएक्शन Cl2 से ही कराना है। चलिए, व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स आपको लिखना है। 12 नून लिखा गया है, मतलब कि दोपहर में रिएक्शन कराई जा रही होगी, डार्क का मतलब कि रात में रिएक्शन कराया जा रहा होगा। देखो सबसे पहले वाले में क्या बेटा आपके पास ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, H विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl, इसी को हेलोजिनेशन कहते हैं, और आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा क्या CH3Cl बन गया, और आपके पास क्या आपके सामने साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl विल बी द साइड प्रोडक्ट, HCl आपके सामने साइड प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट, अगर डार्क में रिएक्शन करा रहे हैं, डार्क में रिएक्शन होगा नहीं होगा, डार्क में रिएक्शन नहीं होगा, रीजन हमें बेटा टेम्परेचर तो चाहिए 300 से 500 डिग्री सेल्सियस चाहिए, रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, और वो भी अगर सनलाइट भी लिख देता तो सोचते, बट रूम टेम्परेचर पे तो बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे डार्क लिखा है लेकिन टेम्परेचर ले लिया वही 300 वाला, तो क्या रिएक्शन हो जाएगा, हाँ तो रिएक्शन हो जाएगा। लोग समझते क्या है ना कि सनलाइट के बिना रिएक्शन ही नहीं होगा, सनलाइट ऐसा नहीं है कि बेटा उसको अंधेरे में दिख नहीं रहा तो रिएक्शन नहीं कर रहा है, ऐसा थोड़ी है। सनलाइट का मतलब क्या था, टेम्परेचर, डार्क में भी हो लेकिन अगर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहा है तो आपके पास सेम प्रोडक्ट बनेगा, CH3Cl तो बनेगा ही और HCl बना लेगा। टेम्परेचर दे दिया तो डार्क हो कैसे भी हो जाएगा। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है ब्राइट सनलाइट, यानी कि रिएक्शन टेम्परेचर है, और 12 बजे लिखा हो, 1 बजे लिखा हो, 2 बजे लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। यहां पे 12 बजे लिखने का मतलब यह है कि हाई इंटेंसिटी होगा 12 बजे, दोपहर होता है ना, दोपहर में बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, और बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो क्या रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन हो जाएगा तो CH3Cl प्लस
HC। अब लिखो फ्लोरिनेशन। आपको क्लोरीनेशन समझ आया कि हाइड्रोजन हटेगा, सी लगता चला जाएगा, है ना। टेम्परेचर चाहिए उसको, सनलाइट और डार्क से मतलब नहीं, उसको टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर मिलते ही रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फ्लोरिनेशन। नेक्स्ट विल बी योर फ्लोरिनेशन। अभी अभी मैंने फ्लोरिनेशन के बारे में एक हिंट दिया आपको। क्या फ्लोरिनेशन एक हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन है? क्या फ्लोरिनेशन रिएक्शन करेगा तो आग लग जाएगी, और आग लग जाएगी तो देखो यहां पे CH4 की रिएक्शन, एक ही रिएक्शन है फ्लोरिनेशन में, बस CH4 की। अगर हमने फ्लोरिनेशन से रिएक्शन कर दिया, यहां कुछ भी हाई टेम्परेचर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप बेटा आग लग जाता है। और यहां पे क्या होगा, क्या आग लग जाएगा तो कार्बन जल जाएगा, और कार्बन जलने के बाद क्या बनेगा, कार्बन ब्लैक, जिसको हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, कोक। कोक, कोयला नहीं, जला हुआ कार्बन कोक होता है। कोयला तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में 50 साल बाद बनता है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक वाला कोक यहां बनेगा, बहुत बढ़िया। यहीं से तो पेप्सी बन रहा है अभी तक। हे भगवान, बेटा जो काजल लगाते हो आप लोग, वो वाला कोक, समझ में आया? जलने के बाद जो कार्बन बनता है ब्लैक, वो है कार्बन ब्लैक। ठीक है, जैसे मान लो आप आज जाना और ये कॉपी को जलाना, तो काला काला कुछ बनेगा, वही है वो कार्बन ब्लैक। हाइड्रोकार्बन को जलाने के बाद जो कार्बन ब्लैक बनता है वही कोक है। जैसे मान लो कोई बहुत पसंदीदा चीज हो जिसमें हाइड्रोकार्बन हो, कोई बढ़िया ड्रेस हो आपके पास, उसके बाद देखो बनेगा क्या, HF बन जाएगा सामने सामने में। आपके पास हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन हो, HF बन जाएगा। मैंने देखा है लड़कियों को अपने ड्रेस से बहुत प्यार होता है ना। हम लोगों लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ड्रेस व्रेस से बहुत बहस नहीं है, ड्रेस व्रेस से हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। क्यों भाई? हम लोग पास बस इतना होना चाहिए कि फटा ना हो, बाकी ठीक है, आजकल तो स्टाइल है। हाँ, तुमसे बात करा लो बस, इतना ही काफी है। इधर बोर्ड पे लिखो शांत। हाँ हाँ, ये नहीं है, वो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है, वो एक्सचेंज रिएक्शन है, वो यहां नहीं आएगा। आ जाओ, कार्बन ब्लैक और HF है, फ्लोरिनेशन वेरी हाईली एक्सप्लोसिव है। अब आग लग जाएगा रिएक्शन में, कैचेस फायर। तो रिएक्शन में आग को बुझाने के लिए हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं। लिक्विड N2 आपको पता होगा बहुत अच्छा कूलिंग रेजेंट है। ये जितने भी एक्सपेरिमेंट वाले आप लोग वीडियोस देखते होंगे, वहां पे लिक्विड नाइट्रोजन का रिएक्शन बहुत ज्यादा देखते हो आप। लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री पे होता है, समझ रहे हो? माइनस का टेम्परेचर, वो भी 196। मतलब अगर आप गलती से हाथ अंदर डाले तो यहां पे खून वून बंद हो जाएगा चलना, हाथ जम जाता है ना। लद्दाख में जाओगे कभी घूमने इन फ्यूचर, तो 3-4 डिग्री पे आपका हाथ जम जाता है। ठीक है, वहां पे अलाउड नहीं होता कि आप, अलाउड तो क्या, आप खुद ही नहीं निकालोगे। ठीक है, मतलब जैसे मान लो दिसंबर में जाओ, -14 -15 टेम्परेचर होता है लद्दाख के अंदर, है ना। वहां पे जहां मूवी शूटिंग हुई है वो 3 इडियट्स वाली, हाँ मैं गया हूं लद्दाख। हम जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा जरा बताना। नहीं नहीं, बाइक वैसे नहीं गए। बाइक देखो बहुत रिस्की है, नहीं जाना चाहिए। लड़कों को शौक होता है, लड़कियों को भी, कुछ कोई लड़कियां बाइकर हैं यहाँ पे, ऐसा तो नहीं कि हाँ हम लड़कों से कम है क्या। बाइक चला के दिखाएंगे, वो भी बुलेट, भले गिरे और हाथ वाथ टूट जाए, लेकिन कम नहीं लगने चाहिए। स्टेटस पे लड़कों की बराबरी करना ही है, ये होता है ना। कौन भास्कर चलाती है, चलाता है ना होगा। चलो इधर आओ। क्या तुम लोग एकदम एक दूसरे को रोस्ट मोड में ही रहते हो क्या हमेशा? अच्छा, इधर कुछ ग्रुप के बच्चे हैं जिनको चाहिए कुछ ना कुछ, कभी डिंपल के पीछे पड़े हैं, कभी भास्कर के पीछे पड़े हैं। चलो इधर आओ।
हाँ तुम लोग लड़ लो, एक आध लाठी ले आओ और सर फोड़ दो एक दूसरे का। वी एड लिक्विड नाइट्रोजन एज अ कूलेंट। हमें यहां पे लिक्विड नाइट्रोजन को एज अ कूलेंट डालते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन को जैसे ही आपके हाथ के टच में आएगा जमा देगा पूरा। लिक्विड नाइट्रोजन एज अ कूलेंट यूज करते हैं, क्योंकि यहां पे जो N2 है लिक्विड नाइट्रोजन में, N2 क्रिएट्स, क्या इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है? N2 क्रिएट्स इनर्ट एटमॉस्फेयर। बस बस हो गया, पढ़ लो। N2 क्रिएट्स इनर्ट एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि N2 जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। N2 लेस रिएक्टिव होता है तो बाकियों को रिएक्ट ही नहीं करने देगा। N2 इनर्ट एटमॉस्फेयर बना देता है। जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आपने देखा होगा, ईथर को इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए रखते हैं, सोडियम ईथर, मैग्नीशियम ईथर, है ना। तो ईथर वीक है, लेकिन अब बहुत ज्यादा आग लगने वाली रिएक्शंस हो तो वहां पे N2 ही डालते हैं, वहां पे ईथर से काम नहीं होता, ईथर से भी आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं तो वहां पे हम N2 एज अ इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए डालते हैं, लिक्विड N2। बिना हाई टेम्परेचर लिए रिएक्शन हो जाता है, इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव है। F2 अगर आप एटमॉस्फेयर में लाओ भी तो अपने आप आग पकड़ लेता है। इसको रैप करके रखा जाता है एल्युमिनियम फॉइल के अंदर या वैक्स के अंदर, उसको लपेट के रखा जाता है ताकि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आ पाए। ये रिएक्शन आपको पढ़ना है हैलोजन में, जो आप पढ़ रहे हैं ना कि एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन या वाटर से रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हैलोजन फैमिली में पढ़ना है। रखने से पहले कैसे होता होगा? रखने से पहले रिएक्शन होता होगा, जब बनता भी है ना तो ये वैक्स के साथ ही बनाया जाता है ताकि वो रिएक्ट ना कर पाए। ठीक है, हाँ दोनों। लिक्विड N2 इसलिए लेते हैं कि लिक्विड जो होगा वो कूल करेगा और जो N2 है उसके अंदर का वो इनर्ट एटमॉस्फेयर बना देगा, वो रिएक्शन नहीं करने देगा। फ्लोरिनेशन के बाद लिखेंगे बेटा आप, क्लोरीनेशन आप पढ़ चुके हैं, ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन वही Cl2 वाली रिएक्शन है, अब लिखेंगे ब्रोमिनेशन। और ब्रोमिनेशन के बारे में एक लाइन है बस, ब्रोमिनेशन इज सेम एज क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन के बारे में बस एक ही लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रोमिनेशन इज सेम एज क्लोरीनेशन। तो जो आपने क्लोरीनेशन पढ़ा वैसे ही ब्रोमिनेशन होगा, सेम एज क्लोरीनेशन। दूसरा लाइन हम खुद से ऐड कर लेंगे कि ब्रोमिनेशन जो है इट इज लेस विगरस देन क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन इज लेस विगरस देन क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन जो है वो लेस विगरस है देन क्लोरीनेशन। बोलो क्लियर है? ब्रोमिनेशन आपका लेस विगरस देन क्लोरीनेशन है। लेस विगरस का मतलब होता है, विगरस का मतलब होता है अच्छे से रिएक्शन करने वाला, लेस विगरस का मतलब कम अच्छे से रिएक्शन कर रहा है। तो ब्रोमिनेशन उतना अच्छा रिएक्शन नहीं है क्लोरीनेशन के जितना, लेस विगरस देन क्लोरीनेशन। फिर लिखो आप आयोडीनेशन, और इसके बाद होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। ठीक है, आप मेरे से पढ़ लीजिए रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी, और एक बार कहीं और जरूर पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि मैं कितना महान इंसान हूं। चलो इधर आ जाओ। आयोडीनेशन में क्या होता है, CH4 की बेटा हम लोग I2 से रिएक्शन कराते हैं, बट ये रिएक्शन सिंगल डायरेक्शन ना होके डबल डायरेक्शन वाली रिएक्शन हो जाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, बोर्ड पे देखिएगा। CH3I बनाएगा, देखो बेटा सबसे पहले CH3Cl बना रहा था, CH3Br बना रहा था, CH3I बना लिया, प्लस और क्या बनेगा, HI बनेगा। और HI के बारे में हमने कुछ कुछ पढ़ा हुआ है कि HI कुछ कुछ करता है। क्या करता है? क्या रेड फास्फोरस HI रिड्यूसिंग एजेंट है? और रिड्यूसिंग एजेंट है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हटा के हाइड्रोजन जोड़ देता है। तो देखो बेटा HI क्या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हटा के H जोड़ देगा, और H जोड़ देगा तो वापस एल्केन बन जाएगा क्या? इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। समझ में आया? HI के साथ स्पेशल केस है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है,
और रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करता है, ये CH3 को ही रिड्यूस कर देता है, तो वापस से रिएक्शन को रिवर्सिबल ले आता है। इसलिए बेटा ये हमने CH4 प्लस I2 हम यहां पे हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा हाई टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना होता है ना, वही 300 से 500 वाला ही हाई टेम्परेचर का मतलब वही है। और जैसे ये रिएक्शन हुआ, जैसे ही HI बनेगा, HI बनते ही क्या बेटा वापस से ले आएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन कर दिया। अब लेकिन हमें तो हैलोजिनेशन कराना है, तो हम तो चाहेंगे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में रहे, हमें तो ये बनाना है ना, हम ये थोड़ी रिएक्टेंट बनाना थोड़ी चाहते, रिएक्टेंट तो हम लेके चले थे, तो हम तो चाहेंगे कि इक्विलिब्रियम हमेशा फॉरवर्ड हो। तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड हो उस केस में हम चाहते हैं यहां पे कि वी ऐड इसमें हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर देते हैं। वी ऐड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3। हम HiO3 के जैसे या HNO3 के जैसे हम इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने से क्या होता होगा, तो ध्यान दीजिए, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो HI है क्या इसको ऑक्सीडाइज करा देगा, और देखो I-1 से I2 में ऑक्सीडाइज करा दिया, तो जैसे ही HI बनेगा उसको फर्दर I2 कन्वर्ट कर देगा, वो रहने ही नहीं देगा रिएक्शन में, क्योंकि रिएक्शन में रहेगा तो क्या रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। तो जैसे ही HI बनता है, HiO3 पहले से पड़ा हुआ है, HNO3 पड़ा हुआ है, इसको फटाक से I2 बना देगा, इसको जैसे ही HI बना I2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट HiO3 I2, HNO3 भी सेम काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम यही है कि जैसे ही HI बना इसको खत्म कर देना I2 से। एक चीज देखिएगा, ली शैटलियर प्रिंसिपल में आप पढ़ते हो कि प्रोडक्ट अगर खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन कहां बढ़ेगा, फॉरवर्ड। अगर प्रोडक्ट कम हो रहा है तो रिएक्शन किधर बढ़ेगा, फॉरवर्ड जाएगा, तो देखो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ चला जाएगा। दूसरा क्या बेटा, ये HI कन्वर्ट होके कहां जा रहा है, I2 में, तो I2 में रिएक्शन ये बढ़ रहा है, तो अगर रिएक्टेंट बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर जाता है, प्रोडक्ट। तो HI का दो काम हो गया, एक तो प्रोडक्ट को खर्च कर दिया तो प्रोडक्ट कम हो गया, तो रिएक्शन किधर जा रहा है, फॉरवर्ड। अब प्रोडक्ट को कहां बदल दिया, I2 में, तो रिएक्टेंट बढ़ गया तो फिर से फॉरवर्ड। भाई रिएक्टेंट बढ़ गया तो ज्यादा रिएक्शन कर गया, ज्यादा रिएक्शन कर गया तो कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो यहां पे HiO3 दो काम कर रहा है, एक तो HI को प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम कर रहा है, ली शैटलियर प्रिंसिपल से रिएक्शन फॉरवर्ड। I2 का रिएक्शन बढ़ा दिया, I2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड। तो वी ऐड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 HNO3, ये क्या करता है आपके सामने, दो चीज, इसका दो रोल है। पहला रोल है इट कंज्यूम्स HI, ये क्या करता है बेटा, HI को कंज्यूम कर देता है, ओके। और दूसरा जो है इट इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ I2। दोनों ही केसेस में HI को कंज्यूम कर गया तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड, और I2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो क्या हो गया आपके पास, रिएक्शन फॉरवर्ड। दोनों ही केसेस में रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड, और दोनों ही केसेस में रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड, CH3I बना देगा। नाइस। यही है, I-1 को I2 में कन्वर्ट कर दिया, जीरो में, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया। चलो अब लिखो हेडिंग में रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। हाँ बैठो बैठो, बैठ के पूछो, हाँ पूछो पूछो पूछो, बैठ जाओ ना, क्या हो गया। अच्छा, बैठने से आवाज नहीं जाएगा, खड़े होने से आएगा, बहुत अच्छी बात है। हाँ बताओ। हाँ हाँ हाँ, अगर अपने आप रिएक्शन कराएंगे तो बहुत ज्यादा आग निकलेगी, इससे हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा, तो हम इसमें लिक्विड नाइट्रोजन डाल देते हैं ताकि रिएक्शन तो हो, आग ना लगे, बस कंट्रोल्ड रिएक्शन हो। बन गया, हो गया यहां तक, लिख लो। आयोडीनेशन एक बहुत स्लो प्रोसेस है, हमने लिखा हुआ है, रिएक्टिविटी से दिख रहा होगा, बट आयोडीनेशन क्या है, एक इज अ स्लो प्रोसेस। और स्लो प्रोसेस है तो क्या हमें रिएक्शन में एनर्जी देना पड़ेगा,
we require endothermic process. Iodination is a endothermic process. हमें एनर्जी देना पड़ता है यहां पे. फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, ये जितने होते हैं सब एक्सोथर्मिक होते हैं. आयोडीनेशन एंडोथर्मिक होता है क्योंकि हमें एनर्जी इसमें देना पड़ता है. नेक्स्ट लिखो आप, रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी लिख के और अगले 10 मिनट तक चुपचाप सुनना कंसंट्रेशन से. बहुत आसान है, बहुत आसान है. आसान मतलब ये है कि मैं कर दूंगा आसान. अभी थोड़ा मैथमेटिक्स है तो इसलिए ये नहीं कि हाँ मैथमेटिक्स आते ही थोड़ा फैल गए. तुम लोग साथ होता ना ऐसे मैथ्स देखते ही अरे बाप रे अब कौन कर पाएगा. मैथ्स आसान है. बस फॉर्मूला है. रेड फास्फोरस क्यों ले रहे थे? रेड फास्फोरस का काम रिड्यूसिंग में था ही नहीं. रेड फास्फोरस क्यों ले रहे थे लिखवाया हुआ है, PI3 बनाता है. रेड फास्फोरस का काम बस ये था कि जो I2 बना उसको कंज्यूम करना. कॉन्क HI अपने आप में बहुत हाई रिड्यूसिंग एजेंट है, या HI जो उसको भी आप बोल दो. इसमें रेड फास्फोरस का जरूरत थोड़ी है रिड्यूसिंग करने में. भाई रिड्यूसिंग एजेंट में रेड फास्फोरस लेने की जरूरत है क्या? नहीं. रेड फास्फोरस तो हम इसलिए ले रहे थे कि जो HI बनेगा वो I2 से फास्फोरस रिएक्शन कर जाएगा. तो रेड फास्फोरस का रिडक्शन में जरूरत नहीं है. ठीक है ना. फास्फोरस बस इतना काम कर रहा था कि जो I2 बना उसको PI3 बना रहा था. ठीक है, चलो लिखो, रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी. रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी. अब इसमें एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी के बाद फिर ये टॉपिक स्टार्ट होगा. क्लोरीनेशन वर्सेस ब्रोमिनेशन. हाँ, कहानी कुछ ऐसा है. शांत. कहानी कुछ ऐसा है आपके सामने. मान लो आप संडे को क्लास में आए और मैं आपके लिए जो वेज खाते हैं वेज के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना के रखे हैं, जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना के रखे हुए है ना. मान लो एकदम जो आपको पसंद है बस वही है खाने में, और आपको बोला गया है रिस्ट्रिक्टेड के साथ कि भाई तब तक खाना है जब तक कि बस यहां तक ना आ जाए. ठीक है ना, कि मुंह खोलते ही बाहर ही आने वाला सिचुएशन हो, वैसा खाना है. ठीक है, तो आप उसमें तो माहिर ही हो, खा ही लेंगे आप. चलिए, जैसे मैंने सुना था कि रेगिस्तान में ऊंट जो है ना वो पानी स्टोर करके रखता है. आप लोग खाना स्टोर करके रख सकते हो, ये टैलेंट है आप में. चलिए नेक्स्ट कहानी सुनो, कहानी से भटको मत. मान लो आपको बुलाया गया और एक दिन पूरा एकदम मस्त पकवान उकवान आपको दिया गया, स्वीट्स एकदम राजभोग रसमलाई ब्ला ब्ला ऐसे रखा हुआ है. और फिर जैसे ही आपने खाना वाना खाया, अभी आप हैंकी से अपना हाथ वाथ पोछ ही रहे हो, फिर एक कंडीशन दी गई. नॉनवेज वाले को बोला गया कि यार मटन बिरयानी एक और मस्त वाला हैदराबाद से आया है, वो रखा हुआ है. और वेज वालों को बोला गया कि चलो मशरूम रखा है या पनीर रखा है, जो भी बिला बिला इनकी. ठीक है, उनके और साथ में वेज वालों को दे दिया गया कि इसमें मिठाई उठाई बहुत है ना. तो सुनो, आप क्या करोगे? एक कंडीशन ये है कि यार बहुत पेट भर गया, अब तो क्या करें? कुछ तो गधे होंगे कि बाद में जो होगा देखा जाएगा, पहले तो खा लें, है ना. कुछ तो जरूर ऐसे करेंगे. दूसरे लोग होंगे जो दिमाग लगाएंगे इसमें, कहेंगे सर कहां अवेलेबल है, आप इसको अवेलेबल कराइए 10 किलोमीटर बाद. भाई बोलेगा वेन्यू चेंज कर दो, हमें खाना चाहिए लेकिन 10 किलोमीटर दूर दो. क्यों? क्योंकि 10 किलोमीटर जब आप पैदल चल के जाओगे तो जो खाना यहां तक था वो यहां तक आ चुका होगा, आप वो इतना गैप में भर सकते हो, है ना. वही इसके साथ भी केस है.
क्लोरीनेशन वर्सेस ब्रोमिनेशन में यही है। ब्रोमिनेशन क्या करता है ना, दिमाग नहीं लगाता, ये जो सामने है अटैक कर देता है। ब्रोमिनेशन कुछ नहीं सोचता, ब्रोमीन जो है बेकार सा है, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचता, जो होगा देखा जाएगा, पहले तो भर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन भी वही करता है, जो होगा देखा जाएगा, पहले तो रिएक्शन कर लेते। क्लोरीनेशन दिमाग लगाता है। क्लोरीनेशन कहता है नहीं ऐसे नहीं, क्लोरीनेशन कहता है कि खाने को थोड़ा दूर दो, दो खाना मुझे पसंद है बट थोड़ा दूर जाके दो, ताकि हम यहां से वहां चल के जाएं तो खाना पच जाए और उसमें जो गैप बनेगा उसमें फिर हम लोग खा सकते हैं। तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में, ब्रोमिनेशन जो है वो सेलेक्टिव है, वो बोलता है कि नहीं मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो सामने दिखा उसी से रिएक्शन कर जाएंगे, हमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना। बट क्लोरीनेशन पूरा सोचता है। अब कैसे सोचता है जरा बोर्ड पे देखिएगा। क्लोरीनेशन के बारे में लिखा गया है, क्लोरीनेशन के बारे में, कि ये हाईली रिएक्टिव होता है, मतलब ये दिमाग लगाता है। क्लोरीनेशन ऐसे नहीं रिएक्शन करेगा, ये हाईली रिएक्टिव होता है, लिखेंगे नहीं समझना। और साथ में बेटा ये सेलेक्टिव कम होता है। सेलेक्टिव का मतलब सामने आया तो रिएक्शन कर जाना, सेलेक्ट कर लेना नहीं। हाईली रिएक्टिव होता है बट लो सेलेक्टिव होता है, ठीक है। हाई रिएक्टिव लो सेलेक्टिव लिखो, हाई रिएक्टिव एंड लो सेलेक्टिव, ओके। जो आपका ब्रोमिनेशन है, वो ब्रोमिनेशन बोलता है नहीं इतना कौन दिमाग लगाए, जो सामने है वो काम करो। ब्रोमिनेशन बोलता है कि इट इज हाई सेलेक्टिव, जो सामने मिला सेलेक्ट कर लो, एंड रिएक्ट वेक्ट बाद में देखेंगे क्या होगा, रिएक्शन होगा नहीं होगा वो सब बाद में देखेंगे। सो इट इज लो रिएक्टिव। क्लोरीनेशन क्या करता है बेटा, दिमाग लगाता है। ब्रोमिनेशन क्या करता है, दिमाग नहीं लगाता है, ठीक है। क्लोरीनेशन में यहां पे शॉर्टकट में कि क्लोरीनेशन बेटा ये मेरे तरह है, दिमाग लगाता है, और ब्रोमिनेशन आपकी तरह है, तो ये दिमाग नहीं लगाएगा, जो मिला उस वहीं पे भर लेगा, दिमाग नहीं लगाएगा। क्या बता रहे हैं, रिएक्टिव और सेलेक्टिव में अंतर बता रहे हैं अभी। क्लोरीनेशन दिमाग लगाएगा तब रिएक्शन देगा, ब्रोमिनेशन बिना दिमाग लगाए जो सामने देखा उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे आपको एक टेबल बनवा रहा हूं, पर हाइड्रोजन साथ, पर हाइड्रोजन रिएक्टिविटी रेशियो। अब ये क्या है पर हाइड्रोजन रिएक्टिविटी रेशियो, तो पर हाइड्रोजन रिएक्टिविटी रेशियो क्लोरीन के लिए क्या होता है, Cl2 के लिए और Br2 के लिए, ये हमें पढ़ना है। तो Cl2 बेटा अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन के साथ, Cl2 अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने जाए, पर हाइड्रोजन रिएक्टिविटी रेशियो Cl2 अगर आपके सामने 1 डिग्री हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करे तो उसके रिएक्शन की टेंडेंसी होती है बेटा 1। 2 डिग्री हाइड्रोजन से क्लोरीन की रिएक्शन करने की टेंडेंसी होती है बेटा 3.8 टाइम्स बढ़ जाता है। 3 डिग्री हाइड्रोजन में रिएक्ट करने की टेंडेंसी होती है बेटा 5 टाइम्स बढ़ जाता है। ब्रोमिनेशन में ये भाई दिमाग नहीं लगाता है। क्यों दिमाग नहीं लगाता है, क्योंकि इसका जो रिएक्ट करने का टेंडेंसी वो बहुत बढ़ गया, और इसका जो 3 डिग्री से रिएक्शन करने का टेंडेंसी है वो और बढ़ गया, 1600 हो गया। अब देखो ध्यान से, क्यों रिएक्टिव है क्यों सेलेक्टिव है, अब इसका आपको जवाब मिल जाएगा, क्यों रिएक्टिव है और क्यों सेलेक्टिव है। देखो क्लोरीनेशन जो है वो 1 डिग्री के साथ रिएक्शन देने के चांस उसके 1% है, तो 2 डिग्री के साथ रिएक्शन देने के चांस उसके 3.8% हो जाता है, और 3 डिग्री के साथ 5% होता है। लेकिन अगर मैं ब्रोमिनेशन पूछूं तो क्या 1 डिग्री और 2 डिग्री में बहुत फासला है, 2 डिग्री और 3 डिग्री में कहीं जमीन आसमान का फासला है। तो ब्रोमिनेशन में इतना ज्यादा आपके पास हाई गैप है ना कि वो दिमाग नहीं लगाता, सिंपल रिएक्शन कर देगा। ब्रोमिनेशन में 1 डिग्री से कहीं ज्यादा रिएक्शन 2 डिग्री की है, तो दिमाग क्यों लगाना है, 2 डिग्री ही रिएक्शन करेगा। 2 डिग्री से कहीं ज्यादा रिएक्शन 3 डिग्री की, दिमाग क्यों लगाना, 3 डिग्री रिएक्शन करेगा। लेकिन क्या आपके पास Cl2 में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि 1 डिग्री बने 2 डिग्री बने। क्या बहुत ज्यादा गैप नहीं है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, तो हमें यहां पे सोचना पड़ेगा। लेकिन यहां पे क्या सोचने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 3 डिग्री वाला तो बहुत ज्यादा रिएक्शन करेगा, हमें दिख रहा है कि 2 डिग्री वाला तो कम रिएक्शन करेगा, और हमें दिख रहा है कि 1 डिग्री वाला तो बहुत कम रिएक्शन करेगा। ठीक है, यहां पे ब्रोमिनेशन में आपको दिमाग नहीं लगाना है। क्यों, हमें दिख रहा है उसकी रिएक्टिविटी रेशियो बहुत ज्यादा है,
लेकिन क्लोरीनेशन में क्या रिएक्टिविटी रेशियो आसपास है, और अगर आसपास है तो क्या रिएक्टिविटी जो होगा वो अब हमें सोचना पड़ेगा। कैसे सोचते हैं अब इसको ध्यान से देखना है। तो लिखो ब्रोमिनेशन हाई रिएक्टिव, हाई सेलेक्टिव लो रिएक्टिव का मतलब हो गया बेटा कि ब्रोमिनेशन जो होगा Br2 की रिएक्शन बेटा अब 3 डिग्री H के साथ सबसे पहले होगी। क्यों? उसकी रिएक्टिविटी देख लो बहुत ज्यादा है। फिर 2 डिग्री H के साथ होगी और फिर 1 डिग्री के साथ सबसे कम। ब्रोमिनेशन इज हाईली सेलेक्टिव, तो सीधा सेलेक्ट कर लेता है 3 डिग्री कौन है उसके साथ रिएक्शन दे दो। बट क्लोरीनेशन के साथ ऐसा नहीं है। बोर्ड पे देखिएगा, मान लो बेटा मैंने लिया है CH3, फिर लिया है CH2 CH3। अब बोर्ड पे देख लीजिएगा नहीं तो उड़ जाएगा। मान लो इसकी रिएक्शन में क्लोरीनेशन Cl2H करा रहा हूं। अब बताओ मुझे 1 डिग्री हाइड्रोजन के साथ Cl लगेगा या 2 डिग्री हाइड्रोजन के साथ Cl लगेगा? कहां पे लगेगा? 2 डिग्री। ऐसा लग रहा है कि 2 डिग्री लगना चाहिए। आइए देखते हैं बोर्ड पे। एक काम करते हैं, मैं 1 डिग्री भी बना के लेके चलता हूं। CH3 CH2 CH2Cl, ये 1 डिग्री के साथ प्रोडक्ट बन गया है। 2 डिग्री के साथ भी प्रोडक्ट बनाते हैं। CH3, यहां पे आ जाएंगे CHCl और फिर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास CH3। बहुत बढ़िया। तो 1 डिग्री के साथ भी रिएक्शन किया और 2 डिग्री के साथ भी रिएक्शन किया। अब पता करते हैं किसके साथ ये रिएक्शन किया होगा। हमें नहीं पता भाई, Cl2 में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की रिएक्टिविटी इतनी आसपास है, हमें कैसे पता? हमें चेक करना पड़ेगा। अब आओ, आपको क्या करना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इनटू उसका रिएक्टिविटी रेशियो पता कर लेना है। आरआर का मतलब रिएक्टिविटी रेशियो, जो ऊपर टेबल में लिखा गया है। सिमिलरली यहां पे कितने डिग्री हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया है? 2 डिग्री इनटू इसका रिएक्टिविटी रेशियो मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन बेटा मॉलिक्यूल में कितने दिख रहे हैं? 3 और 3 6। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 6। और 1 डिग्री हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी रेशियो कितना है? 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6। इधर आ जाओ। 2 डिग्री हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने हैं? 2 डिग्री हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में है 2। रिएक्टिविटी रेशियो कितना है? 3.8। कितना हो गया? 7.6। ज्यादा कौन है? 7.6 जो ज्यादा आएगा वही मेजर प्रोडक्ट है। इसका मतलब यहां 2 डिग्री से बन रहा होगा, 1 डिग्री से कम बन रहा होगा, माइनर। आपको क्या करना है बोर्ड पे ध्यान से देखिए। क्लोरीनेशन भी कराना है, ब्रोमिन, अच्छा क्लोरीनेशन करा दिया। मान लो बेटा ब्रोमिनेशन भी दिया होता, मान लो Br2HNO भी करा दो, तो क्या होगा? तो Br2HNO कराओगे तो सिंपल है, हायर डिग्री। ब्रोमिनेशन में दिमाग नहीं लगाना, हायर डिग्री विल मेक प्रोडक्ट। खत्म कहानी। ब्रोमिनेशन में मेजर प्रोडक्ट विल बी 2 डिग्री, इसमें सोचना ही नहीं है। ब्रोमिनेशन में CH3 और यहां पे लग जाएगा Br, इसमें कोई वैल्यू वैल्यू नहीं निकालना, ये अपने आप समझ जाना कि ये मेजर है, ठीक है। और यहां पे CH3 CH2 CH2 Br, क्या ये माइनर हो जाएगा? तो 2 डिग्री वाला बेटा आपके पास मेजर हो जाएगा, 1 डिग्री वाला आपके पास माइनर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? एकदम सही बात है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी क्लोरीनेशन करना है तो आपको क्या करना है, 1 डिग्री वाला भी प्रोडक्ट बनाना है, 2 डिग्री वाला भी बनाना है, अगर 3 डिग्री प्रेजेंट होता तो वो भी बनाते। और फिर आपके पास नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू आरआर, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इंटू आरआर, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन इंटू आरआर, जिसका भी ज्यादा वैल्यू आएगा वही मेजर होगा। जैसे एक और क्वेश्चन, मान लो आपके पास कुछ ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ये वाला मान लीजिए, और इसके साथ आपके पास बेटे मान लो कह रहा है, मान लो Br2HNO कह रहा है, तो क्या करोगे भाई? Br2HNO में तो सोचना ही नहीं है। ये 1 डिग्री दिख रहा है आपको हाइड्रोजन, यहां पे 2 डिग्री हाइड्रोजन नजर आ रहा होगा, यहां पे 3 डिग्री नजर आ रहा होगा, आ रहा है ना? अच्छा, तो क्या Br2 में तो सिंपल हो गया, Br2 में क्या हो गया? 3 डिग्री आ जाएगा क्या? तो Br2 में आपके पास आ जाएगा, यहां पे Br लग जाने वाला है। Br2 में कुछ नहीं सोचना, दिस इज द मेजर, ठीक है। और 2 डिग्री 1 डिग्री क्या हो जाएंगे? माइनर हो जाएंगे। चलिए, मेजर प्रोडक्ट अगर आपको लिखना हो तो मेजर प्रोडक्ट यही है। बाद बाकी दोनों बनेंगे जरूर, बट वो क्या हो जाएंगे? माइनर। चलिए नेक्स्ट। अब मान लो हमें Cl2 करना है, बोर्ड पे ध्यान से देखना। मान लो मैंने Cl2HNO किया, तो देखो क्या यहां 1 डिग्री है? अच्छा, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां पे Cl लगा दिया। एक ये प्रोडक्ट बन सकता है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, ध्यान से देखना। क्या 2 डिग्री वाले के साथ प्रोडक्ट बन सकता है? तीसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है आपके सामने? क्या 3 डिग्री वाले के साथ प्रोडक्ट बन सकता है? चौथा प्रोडक्ट बनेगा
यही आप गलती करते हो, आप देख नहीं पाते हो। चौथा प्रोडक्ट भी तो बनेगा बेटा 1 डिग्री के साथ। क्यों? क्योंकि दोनों 1 डिग्री क्या है, अलग अलग हैं। ये वाला 1 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री क्या अलग है क्या? क्योंकि ये वाला 1 डिग्री किससे बॉन्ड बना रहा है, 2 डिग्री से, और ये दोनों 1 डिग्री किससे बॉन्ड बना रहा है, 3 डिग्री से। तो ये दोनों 1 डिग्री बेटा सेम है आपस में, बट क्या ये इससे अलग है? क्योंकि ये दोनों 1 डिग्री 3 डिग्री से बॉन्ड बना रहे हैं, ये वाला 1 डिग्री 2 डिग्री से बॉन्ड बना रहा है, दोनों अलग है। अच्छा, तो वहां पे वो प्रोडक्ट बन गया। अब बताओ व्हाट विल बी द 1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू रिएक्टिव, मेजर माइनर निकालना है, तो क्या करना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू RR। तो ये वाला 1 डिग्री कितने हैं आपके पास, 3, इंटू रिएक्टिविटी रेशियो क्या होता है, 1। इसमें आ जाओ, 2 डिग्री हाइड्रोजन से प्रोडक्ट बना है, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है, रिएक्टिविटी रेशियो कितना होता है, 7.6 हो गया। यहां 3 डिग्री हाइड्रोजन से बना है क्या, कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 1, रिएक्टिविटी रेशियो कितना है, कितना आ गया, 5। ये वाला 1 डिग्री कितना है, क्या इस बार 6 है, ये वाला 1 डिग्री 6 है, रिएक्टिविटी रेशियो 1 है, क्या बेटा 6 हो जाएगा। मेजर प्रोडक्ट अभी भी कौन है, मेजर प्रोडक्ट अभी भी बेटा 2 डिग्री वाला है, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नहीं नहीं, हमेशा 2 डिग्री नहीं होगा, बाकी सब माइनर हो जाएगा। ऑल रिमेनिंग 3 जो है, ये और ये माइनर हो गए, बनेंगे जरूर पर बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। इसको कई लोग परसेंटेज निकलवा के करते हैं, है ना, माइनर रिएक्टिविटी रेशियो निकाला फिर परसेंटेज निकाला, नहीं, आपसे सीधा मेजर और माइनर प्रोडक्ट पूछा जाता है, ठीक है। परसेंटेज वर्सेंट निकालने की जरूरत नहीं, उतना फंसने की जरूरत नहीं है आपको। एक और, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा समझ में। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है CH3, अभी बोर्ड पे ही देखना, CH, यहां पे CH3 और यहां पे CH3 कर दिया, एक ये प्रोडक्ट है, ठीक है। मान लो बेटा हमने यहां पे Br2HNU करा दिया और दूसरा प्रोडक्ट ले रहे हैं Cl2HNU। भाई Br2HNU में तो आंख बंद करके मेजर बना सकते हैं, क्या मेजर 3 डिग्री वाला हो जाएगा, यहां कोई दिक्कत नहीं है। Br2HNU में मेजर बेटा आपके सामने 3 डिग्री वाला हो गया, बना दिया, आगे बढ़ जाओ Cl2 में आओ। Cl2 में हमें नहीं पता, 1 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है, देखो ना 1 डिग्री तीनों है और ये वाला कितना है, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है और 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है, एक ये बन गया। और दूसरा CH3 कार्बन Cl CH3 और यहां पे CH3 बन गया। यहां पे आ जाओ, क्या ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, इनटू रिएक्टिविटी रेशियो कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9, इनटू रिएक्टिविटी रेशियो कितना है, 1। यहां पे 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1, रिएक्टिविटी रेशियो कितना है, मेजर कौन बना, 1 डिग्री वाला मेजर बन गया। तो क्लोरीनेशन में कुछ भी हो सकता है, कभी 1 डिग्री, कभी 2 डिग्री, कभी 3 डिग्री। आपको क्या करना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू RR, 1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू RR जिसका भी हुआ उसका क्लोरीनेशन मेजर, जिसका ज्यादा हुआ वही मेजर होगा। ब्रोमिनेशन में क्या है, जितना डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हायर होगा उतना मेजर प्रोडक्ट। जैसे ये बना दो फटाफट से, चलो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो ये वाला, मान लो आपके पास कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है और आपके पास बेटे Br2HNU भी करना है और Cl2HNU भी करना है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा ये आपको बताना है। क्या हुआ, क्या हुआ, ब्रोमिनेशन में देखो यहां पे, क्या ये 1 डिग्री है, क्या ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, क्या ये 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री है। अब देखो कोई ब्रोमिनेशन में तो बिना सोचे समझे किसी भी 3 डिग्री पे Br लगा दो, आंसर आएगा, क्या यही मेजर होगा। अब क्लोरीनेशन में 1 डिग्री भी बनाना पड़ेगा और 3 डिग्री भी बनाना पड़ेगा, तो देखो 1 डिग्री में कहीं भी 1 डिग्री लगा सकते हैं और 3 डिग्री में भी आपकी मर्जी है, कहीं भी 3 डिग्री पे आप लगा सकते हो, Cl लग जाएगा और यहां पे Cl लग जाएगा। अब देखो यहां पे मेजर और माइनर पता करना है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू RR, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 12, रिएक्टिविटी रेशियो 1 डिग्री का कितना है, 1, कितना आ रहा है, 12।
यहां पे 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं और रिएक्टिविटी रेशियो कितना लिखा हुआ है 5, कितना हो जाएगा 10। मेजर कौन है 1 डिग्री वाला मेजर। सिंपल है, बहुत ही सिंपल से रिएक्शन है। ठीक है, 1 डिग्री वाले में ये क्लोरीनेशन हो गया और ब्रोमिनेशन हो गया। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन? ब्रोमिनेशन अब आप कर लोगे, क्लोरीनेशन बताओ व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब देखो मेजर प्रोडक्ट में आपके पास 1 डिग्री दिख रहा है, ये भी 1 डिग्री दिख रहा है, ये भी 1 डिग्री दिख रहा है, ये भी 1 डिग्री दिख रहा है। क्या ये 3 डिग्री दिख रहा है? सेम ही हो गया क्या? अब आपके पास देखो ये 1 डिग्री दिख रहा है, ये भी 1 डिग्री दिख रहा है, यहां भी 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और क्या ये 2 डिग्री है, और क्या ये 3 डिग्री है, और क्या ये 3 डिग्री है। ब्रोमिनेशन क्या होगा बेटा? ब्रोमिनेशन क्या होगा? ब्रोमिनेशन तो 3 डिग्री पे हो जाता, उसमें तो कोई सोचना ही नहीं था। क्लोरीनेशन में आता है। आइए देख लेते हैं। मान लो मैंने 1 डिग्री पे Cl लगा दिया, ठीक है। अब 2 डिग्री वाला भी लगा के देखते हैं। 2 डिग्री वाले पे Cl यहां पे लगा दिया, और 3 डिग्री पे भी कहीं भी लगा सकते हैं, कोई भी एक यहीं पे लगा दिया Cl। चलिए अब आपको मेजर और माइनर पता करना है, तो बता रहे ये राइट वाला 1 डिग्री हो गया, लेफ्ट वाला 1 डिग्री अलग बनेगा, क्योंकि ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री अलग है, तो दो वो भी बना दीजिए। तो आपके सामने ये भी बन जाएगा, ये हो गया और ये हो गया। कहीं पे भी Cl लगा दीजिए, मैंने नीचे वाले पे Cl लगा दिया। अब देखोगे एक और 1 डिग्री है जो अलग है। क्या ये वाला 1 डिग्री अलग है? यस, क्योंकि ये वाला 1 डिग्री बॉन्ड किससे बना रहा है? 3 डिग्री से। सुनो सुनो सुनो, सोचने दो। ये वाला 1 डिग्री 3 डिग्री से बॉन्ड बना रहा है, और ये वाला 1 डिग्री भी 3 डिग्री से ही बॉन्ड बना रहा है। हाँ, ये दोनों अलग अलग है। रीजन देखो, ये दोनों 1 डिग्री भी 3 डिग्री से बॉन्ड बना रहा है, बट ये 3 डिग्री क्या 3 डिग्री से बॉन्ड है, बट इसका जो 1 डिग्री 3 डिग्री से बना रहा है, इसका 3 डिग्री क्या अलग बॉन्ड बना रहा है। तो दोनों 1 डिग्री अलग अलग है। तो यहां वाला भी बेटा आपके पास इतना सोचना पड़ेगा, ज्यादा हो जाएगा बेटा, यही आता है। एग्जाम्पलर खोल के एक बार देखना जरा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखो, यहां पे क्या, यहां पे मेजर माइनर पता करना है। ये वाले 1 डिग्री कितने हैं? ये वाले 1 डिग्री कितने हैं? इस टाइप के 1 डिग्री क्या 3 है? रिएक्टिविटी रेशियो 1 डिग्री कितना होता है? कितना आ जाएगा? 2 डिग्री हाइड्रोजन का कितना होता है रिएक्टिविटी रेशियो? कितने हैं? 2 इंटू 3.8 कितना हो गया? ये वाला बता दो। 3 डिग्री हाइड्रोजन है, कितने हैं ऐसे? रिएक्टिविटी रेशियो कितना होता है? कितना हो गया? 10। अभी तक क्या आ रहा है? 3 डिग्री बन रहा है। इसमें बता दो ये वाला 1 डिग्री कितना है? 6 है ना ये वाला। रिएक्टिविटी रेशियो कितना है? यहां पे 1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू रिएक्टिविटी रेशियो करो, कितना आ रहा है? 3 इंटू 1 कितना आ रहा है? व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? इस बार बेटा क्लोरीनेशन में 3 डिग्री विल बी द मेजर प्रोडक्ट। आए समझ में? 3 डिग्री, हाँ, यस 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 यस, बिल्कुल सही बात है। तो दो 3 डिग्री अलग अलग हैं, दोनों 3 डिग्री एक ही नहीं है। देखो ये वाला 3 डिग्री जो है, क्या ये 2 डिग्री से बॉन्ड बना रहा है, और ये वाला 3 डिग्री केवल 1 और 3 डिग्री से बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो बेटे यहां पे 1 3 डिग्री हाइड्रोजन आ जाएगा, इंटू रिएक्टिविटी रेशियो कितना है? 5। क्या दूसरा वाला भी बनेगा? दूसरा वाला भी यहां पे Cl बनेगा। और क्या इसका भी 1 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन इंटू रिएक्टिविटी रेशियो कितना आ रहा है? 1 इंटू 5, क्या 5 आ जाएगा? तो मेजर कौन हुआ? अभी भी 2 डिग्री ही मेजर हो गया है। तो देखिए यहां पे क्लोरीनेशन 2 डिग्री मेजर प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, एक और बॉन्ड सेम नहीं आ रहा है, अलग अलग है दोनों। ये वाला देखो आपके पास कुछ ये वाला बना है। चलो क्लोरीनेशन का मुझे मेजर प्रोडक्ट बताना है, Cl2H।
ब्रो, और यहां पे बेटा क्लोरीनेशन का दोनों में मेजर प्रोडक्ट बताना है। अब ध्यान से देखना बोर्ड पे, क्या ये सबसे पहले 1 डिग्री और ये 1 डिग्री सेम है? ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम है? ये वाला 1 डिग्री अलग है और ये तो अलग ही है 3 डिग्री। तो देखो क्या 3 प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले क्या यहां पे सी लग जाएगा 1 डिग्री पे, फिर बेटा उसके बगल में मैंने 2 डिग्री पे सी लगा दिया, फिर उसके बगल में मैंने 3 डिग्री पे सी लगा दिया, और फिर मैंने एक और बना दिया नीचे वाले 1 डिग्री पे सीएल बना। क्या यही बनेगा? इसका बनाओ मेजर माइनर। मेजर माइनर 1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू आर आर कितने हो रहे हैं? 6 इंटू 1 6 हो जा रहा है। 2 डिग्री हाइड्रोजन इंटू आर आर कितना आ रहा है? 2 इंटू 3.8 कितना हो रहा है? 7.6। इसका कितना हो रहा है? 3 डिग्री हाइड्रोजन इंटू आर आर, क्या बेटा 1 इंटू 5 हो जाएगा? 4 है क्या? तो बहुत बढ़िया, यहां पे 4 हो जाएगा। 4 इंटू 3.8 कितना हो जाता है? कितना? 15 पॉइंट। अब यहां पे आ जाओ, क्या ये 1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू आर आर आएगा? ये वाला 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 है, कितना हो गया मेजर प्रोडक्ट्स? क्या 2 डिग्री वाला मेजर हो गया? नहीं हो गया। रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी आसान है, हर तरफ से आपको मेजर माइनर, हर तरफ से बॉन्ड बनाना है क्लोरीन में, और आपको 1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू आर आर करेंगे, जो ज्यादा है वही मेजर आ जाएगा। जैसे अगले वाले क्वेश्चन में देखो, क्या ये 1 डिग्री आ रहा है? क्या ये भी सेम है? और ये भी सेम है, तीनों 1 डिग्री सेम है। यहां पे देखोगे 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री क्या सेम है? क्या ये 3 डिग्री आ रहा है? तो 3 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे क्या यहां पे? शांत। क्या ये आपके सामने 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट बन गया? आप देखोगे क्या आपके सामने 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट बना दिया, और क्या आपके सामने 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट बन चुका है। अब मुझे मेजर माइनर बताना है। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 9। रिएक्टिविटी रेशियो कितना है? 9 आ गया। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 6 इंटू 3.8 कितना हो जा रहा है? 19 के आसपास कुछ होगा। कितना आ रहा है? 22.8 आ रहा है। इस वाले में आ जाओ, क्या 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5। मेजर कौन है? 2 डिग्री वाला आपके पास मेजर आ रहा है। तो क्लोरीनेशन करना आसान है, हर तरह के हाइड्रोजन पे क्लोरीन लगाना है, और मेजर माइनर आपको 1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू आर आर, 2 डिग्री हाइड्रोजन इंटू आर आर, 3 डिग्री हाइड्रोजन इंटू आर आर करके आ जाएगा। ब्रोमिनेशन अगर दिया होता तो क्या यहां पे मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा? ब्रोमिनेशन दिया होता तो क्या यहां पे मेजर प्रोडक्ट आ जाता? क्लोरीनेशन है तो 1 डिग्री भी लगाना है, 2 डिग्री पे भी लगाना है, 3 डिग्री पे भी लगाना है, जितने डिफरेंट हाइड्रोजन है उसको हटा के सी लगाना है, और मेजर माइनर आप पता कर लीजिए। तो दिस इज रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी आपके पास ये हो गया है। आप लिखना चाहते हैं फटाक से इसको लिखिए, नहीं क्यों लिखना चाहते हैं? तो आपके पास हैलोजिनेशन हो गया। ठीक है, अब आपके पास छोटे छोटे 3-4 रिएक्शन और हैं जो एकदम रट्टाफिकेशन है, एक एक 2-2 लाइन के। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरोसल्फोनेशन। करवा रहे करवा दें? लिखो, ये आप घर पे लिखेंगे। ठीक है, ये खुद से बना बना के ड्रॉ कर करके लिखना, कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना। ठीक है, देखो बोर्ड पे, अब जो आपके पास रिएक्शंस हैं, हाँ भाई बैच 2 में भी वहीं पे सेम होना है, वहां भी। हाँ बेटा, मुझे टाइम देखना आता है। क्या आपने केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन में सबसे पहले आपने पढ़ा था बेटा हैलोजिनेशन? और हैलोजिनेशन आपने पढ़ लिया है मैकेनिज्म के साथ, रिएक्टिविटी के साथ, और सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी को मिला के। इसको बेटा फोटो हैलोजिनेशन भी बोला जाता है। ठीक, सनलाइट है ना, तो फोटोन के प्रेजेंस में हो रहा है फोटो हैलोजिनेशन। सेकेंड जो आपके पास बनेगा, सेकेंड जो आपके पास पढ़ना है वो है बेटे आपके पास नाइट्रेशन रिएक्शन। थर्ड जो रिएक्शन आपके पास पढ़ना है वो है सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन। फोर्थ जो आपके पास पढ़ना है वो पढ़ना आपके पास क्लोरोसल्फोनेशन, क्लोरोसल्फोनेशन। जो फिफ्थ आपके पास पढ़ना है वो है
कंबशन। सिक्स्थ जो आपके पास पढ़ना है वो है कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन। कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन। सेवेंथ जो आपके पास पढ़ना है वो है आइसोमेराइजेशन। और ये केवल और केवल एनसीईआरटी में है, कोचिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं पढ़ाया जाता है, मान के चला जाता है कि आपको आता होगा। एरोमेटाइजेशन, पायरोलिसिस, या फिर आपके पास क्या हो जाता है, क्रैकिंग। वही है, आइसोमराइजेशन के अंदर ही आ जाएगा वो। तो ये आपके पास एनसीईआरटी में ये 9 रिएक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। अल्केन जब आप खोलोगे तो हेलोजिनेशन को 4 लाइन में निपटा दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन पे पूरा ऐसे लिखा है उसने, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब पढ़ते हैं अपन नाइट्रेशन। एक एक 2-2 लाइन की रिएक्शन से, बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है। सिंपली नाइट्रेशन में क्या होता है, बोर्ड पे देखो। नाइट्रेशन अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज नाइट्रेशन, तो इतना अभी तक हेलोजिनेशन पढ़ने के बाद पता चला होगा कि एल्केन किस तरह का रिएक्शन देगा। फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल। अब नाइट्रेशन में क्या लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, हाई टेम्परेचर पे? एल्केन की रिएक्शंस बेटा हाई टेम्परेचर पे होती है। यहां पे जो रिएक्शन होगी वो और हाई टेम्परेचर, यानी कि 400 से 500 डिग्री सेल्सियस लगता है। कौन सा रिएजेंट हम लोग लेते हैं नाइट्रेशन कराने के लिए? बेटा हम लोग नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रिक एसिड क्या होता है आपके सामने? HNO2, HNO3, सॉरी, नाइट्रिक एसिड इज HNO3। क्या यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन बनेगा? जी हां, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होगा। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा। नाइट्रेशन की एक खास बात है कि नाइट्रेशन वेरी हाई टेम्परेचर पे हो रहा है। 500 डिग्री सेल्सियस का मतलब समझ रहे हो, 750 केल्विन के आसपास। 100 डिग्री पे बेटा पानी दिखता नहीं है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। 500 पे तो कहीं होता होगा। 500 पे एल्केन जैसा भी बॉन्ड बना रहा है सब टूट जाएगा। 500 डिग्री सेल्सियस जब हम ले रहे हैं तो यहां पे लिखना है ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज ब्रोकन। सारे तरह के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा, कौन कौन टाइप के बॉन्ड होते हैं बेटा? एल्केन में किस किस तरह का बॉन्ड होता है? एक तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दूसरा कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। तो इसमें 2 ही तरह का बॉन्ड होता है। CH बॉन्ड जो होता है वो भी ब्रेक होता है, CH बॉन्ड ब्रेक होगा, और CC बॉन्ड ब्रेक भी होगा। यहां पे क्यों होता है ऐसा ब्रेक? क्योंकि वेरी हाई टेम्परेचर नाइट्रेशन लिया जा रहा है। वेरी हाई टेम्परेचर नाइट्रेशन आपके पास लिया जा रहा है। अब देखो, मान लो मैंने नाइट्रेशन कराया CH4 का। नाइट्रेशन कैसे होगा? पहले जनरल रिएक्शन लिख देते हैं। RH ये एल्केन है, CH4 मान लो इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं। HNO3, तो HNO3 कुछ इस तरह से लिखो, OH और NO2। क्या ये HNO3 ही है? और डेल्टा लगा है, यानी कि वेरी हाई टेम्परेचर, हीट दिख रहा होगा। अच्छा, एल्केन की रिएक्शन क्या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी? तो क्या ये फ्री रेडिकल वाइज टूटेगा, OH रेडिकल और NO2 रेडिकल? तो होता क्या है, यहां से जो R रेडिकल है वो किससे कंबाइन हो जाता है? NO2 के साथ। क्या बन गया? नाइट्रेशन हो गया, CH3NO2। देखो नाइट्रेशन इसी को बोलते हैं, NO2 का ऐड होना इज नाइट्रेशन। और जो OH रेडिकल है वो किसके साथ कंबाइन हो गया? H के साथ। क्या बन गया? वाटर। तो ये जो नाइट्रेशन हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है? नाइट्रेशन जो हो रहा है उसमें अगर आप एक वर्ड में ध्यान रखें, H इज रिप्लेस्ड बाई NO2। सिंपल। H किससे रिप्लेस हो जा रहा है? NO2 से। हेलोजिनेशन में क्या हो रहा था? H इज रिप्लेस्ड बाई हेलोजन। यहां पे किससे रिप्लेस हो रहा है? NO2 से। बढ़िया। अगर मान लो आपके सामने CH3, CH2, CH3 दिया गया है और इसकी रिएक्शन हमने HNO3 से करा दी, तो हमें याद होना चाहिए ये बात कि एल्केन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देगा, NO2 बनाएगा, NO2 रेडिकल। तो क्या सबसे पहले आपके पास देखो, जितने भी तरह के CH बॉन्ड है सब टूटेंगे। तो क्या आपके पास सबसे पहले 1 डिग्री हाइड्रोजन टूट के NO2 लगेगा? क्या आपके पास सारे बॉन्ड टूट रहे हैं तो 2 डिग्री वाला भी टूट के NO2 लगेगा? 2 डिग्री वाले के साथ भी आपके पास क्या बनाना है? NO2 बनाना है। 2 डिग्री वाला NO2 बनाया। अब मैंने बोला था कि कार्बन हाइड्रोजन तो टूटेगा ही, कार्बन कार्बन भी टूटेगा। कार्बन हाइड्रोजन तो टूटेगा ही, कार्बन कार्बन भी टूटेगा।
तो देखो अगर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड का रेडिकल, लेफ्ट हैंड साइड से रेडिकल क्या बेटा CH3 CH2 रेडिकल है, वो NO2 से कंबाइन हो गया क्या? राइट हैंड साइड से रेडिकल क्या बेटा CH3 रेडिकल, वो भी NO2 से कंबाइन हो जाएगा। तो देखो NO2 में इतने सारे प्रोडक्ट बनेंगे। NO2 में जितने भी डिफरेंट हाइड्रोजन है वो टूट के NO2 लगेगा, जितने भी डिफरेंट कार्बन है वो टूट के आपके पास बॉन्ड बनेगा। अच्छा मान लो आपके पास 1 2 3 4 प्रोपेन बॉन्ड बना हुआ है, इसमें मेजर माइनर नहीं है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, एक साथ सारे प्रोडक्ट बनते हैं, कोई मेजर और माइनर यहां पे नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे यहां पे आओ तो देखो यहां पे 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये और ये सेम है क्या? ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये और ये सेम है क्या? तो देखो एक बार 1 डिग्री हाइड्रोजन वाला जोड़ के NO2 बना देगा और एक बार 2 डिग्री हाइड्रोजन वाले के साथ आपके पास क्या बन जाएगा? NO2 बन जाएगा। क्या 1 डिग्री हाइड्रोजन बन गया NO2, 2 डिग्री हाइड्रोजन हटके बन गया NO2। चलिए अब क्या होगा, क्या आपके पास कार्बन कार्बन भी टूटेगा? तो कार्बन कार्बन टूटेगा तो एक तरफ से बेटा ये NO2 प्लस एक राइट हैंड साइड से क्या CH3 NO2। जब हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा होगा तो क्या बेटा लेफ्ट हैंड साइड से 3 कार्बन का NO2 और राइट हैंड साइड से 1 कार्बन का NO2, देख लो वही तो बनाया है। यहां पे आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड से 3 कार्बन का NO2 बनेगा, क्या ये 3 कार्बन का NO2 बन गया और राइट हैंड साइड से 1 कार्बन का NO2 बन गया। भाई ये वाला भी तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा और ये वाला टूटेगा तो क्या 2 कार्बन और 2 कार्बन बनेंगे, तो आपके सामने मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 NO2। मतलब यहां पे बेटा नाइट्रो मीथेन भी बन रहा है, नाइट्रो इथेन भी बन रहा है, नाइट्रो प्रोपेन भी बन रहा है, 2 डिग्री के साथ भी बन रहा है और 1 डिग्री के साथ भी बन रहा है। तो जितने पॉसिबल होते हैं उतने ही बनेंगे। सबसे अच्छी बात है नाइट्रेशन में आएगा तो इसी में आना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये लिखा गया है यहां तक। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन है और एग्जाम्पलर में ये वाला क्वेश्चन है, इसके बाहर है ही नहीं। ठीक है, एक बार NO2 का क्वेश्चन आया हुआ है HNO3 का, एक बार जिसमें ये वाला पूछा गया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज वाला। ठीक है, इससे बाहर नाइट्रेशन नहीं आएगा। सिंपल है, फ्री रेडिकल है, Cl हटा के NO2 लगाना है, जितने पॉसिबल है सब पे, कार्बन हाइड्रोजन भी, कार्बन कार्बन भी। अब आते हैं इसी टाइप का सेम है सल्फोनेशन। सेम होता है आपके पास सल्फोनेशन, आपको बस रिएजेंट याद रखना है। सल्फोनेशन, जो सल्फोनेशन है उसमें भी बेटा हाई टेम्परेचर ही लेते हैं, क्योंकि एल्केन की रिएक्शन कहां होगी? हाई टेम्परेचर पे। लेकिन यहां जो हाई टेम्परेचर लेते हैं ना वो 400 डिग्री सेल्सियस का होता है। आपको टेम्परेचर याद नहीं रखना है, पहली वैल्यू याद, वैल्यू को नहीं पूछता। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए हाई है कि लो है। ठीक है, वो तो रेफरेंस के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितना हाई है, इसलिए लिखते हैं। यहां जो रिएजेंट लिया जाता है वो लिया जाता है बेटा आपके पास ओलियम। ओलियम जानते हो, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ोगे ओलियम के बारे में। H2S2O7 को ओलियम बोला जाता है, या फिर बेटा क्या बोला जाता है? फ्यूमिंग H2SO4 भी इसको बोला जाता है। ओलियम को फ्यूमिंग H2SO4 बोलते हैं, क्यों? क्योंकि H2SO4 में SO3 के फ्यूम्स रहते हैं। फ्यूम समझते हो? फ्यूम नहीं समझते हो बेटा, इसी के लिए परफ्यूम बोला जाता है उसको। धुआं नहीं होता है वो, आग लगा गया, कितना बढ़िया फ्यूम निकल रहा है। परफ्यूम का मतलब होता है बेटा वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस होकर छोटे छोटे फॉर्म्स। ठीक है, तो SO3 के स्प्रे टाइप से निकलने वाले को फ्यूम्स बोलते हैं। तो फ्यूमिंग H2SO4 इज दिस, या तो ओलियम लिखा होगा या तो फ्यूमिंग H2SO4 लिखा होगा, या तो ये बना के दिया होगा H2SO4 प्लस SO3। इसमें क्या होगा बेटा? H इज रिप्लेस्ड बाय SO3H, सल्फोनिक एसिड बनता है। सल्फोनेशन में बेटे सल्फोनिक एसिड बनता है, H इज रिप्लेस्ड बाय SO3H। ठीक हो गया, H इज रिप्लेस्ड बाय SO3H। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहां भी होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहां भी होगा। आइए सल्फोनेशन की बात करते हैं। लेकिन यहां पे बेटा ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेक नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। वो केवल नाइट्रेशन में था कि हर टाइप का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये हर जगह नहीं लगाना है। अब देखो यहां पे इसमें एक कंडीशन आती है सल्फोनेशन में। सल्फोनेशन जो है ना, लोअर हाइड्रोकार्बन सल्फोनेशन नहीं देता है। 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन ये लोअर कार्बन वाले सल्फोनेशन नहीं देते। हायर वाले
6 मेंबर से ज्यादा वाले ये आपके पास सल्फोनेशन देंगे, ठीक है ना। एक और ये नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट ये है कि हायर मेंबर या हायर एल्केन लिखो, हायर कितने हायर, 6 मेंबर और हायर, 6 मेंबर या उससे ज्यादा, 7 8 10 इंफिनिटी तक 6 मेंबर और हायर वाले जो एल्केन होते हैं गिव्स सल्फोनेशन, ये वाले बेटे सल्फोनेशन देते हैं। और ये याद ही रखना है, ये सब साइड रिएक्शंस हैं, ये याद ही रखना है, गिव्स सल्फोनेशन रिएक्शन। जैसे मान लो आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का एल्केन है, इसके रिएक्शन आप कराओगे ओलियम से, यानी कि H2H2O7 से, क्या होगा, 2 3 1 2 3 4 5 6, और यहां पे बेटा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय SO3H, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय SO3H। समझ में आया, क्लियर है, इसमें कोई अदर रिएक्शन नहीं है। मान लीजिए आपके पास, हाँ ठीक है, इसके बाद एक और नोट पॉइंट आता है कि अगर आपके पास बेटे 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 3 डिग्री हाइड्रोजन है, तो गिव्स 3 डिग्री हाइड्रोजन वाले गिव्स सल्फोनेशन, 3 डिग्री हाइड्रोजन गिव्स सल्फोनेशन विथ लोअर हाइड्रोकार्बन। ये सल्फोनेशन देता है किसके साथ बेटे, लोअर हाइड्रोकार्बन के साथ, लोअर Hc यानी कि हाइड्रोकार्बन। तो 3 डिग्री वाले CH3, यहां पे आ जाएगा CH3, यहां पे आ जाएगा CH3, यहां पे आ जाएगा H। अगर आपने यहां पे फ्यूमिंग H2SO4 डाल दिया तो लोअर वाले भी रिएक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो कार्बन मिथाइल, यहां मिथाइल, यहां मिथाइल, और यहां पे H विल बी रिप्लेस्ड बाय SO3H, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा और आपके पास 6 डिग्री और उससे हायर वाला सल्फोनेशन देगा, लेकिन अगर 3 डिग्री H है लोअर के पास तो वो सल्फोनेशन दे देगा, ठीक है। सिंपली याद करने वाले रिएक्शन है, याद ही करना है, नहीं जो साइड वाले होंगे वही देगा SO3H, ठीक है, सिंपली याद करने वाला रिएक्शन है। हाँ, लोअर हाइड्रोकार्बन में 3 डिग्री के साथ देगा, नॉर्मल के साथ 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ नहीं देगा, ठीक है। नॉर्मली के साथ अगर 6 डिग्री और हायर है तो सिंपल साइड वाला हाइड्रोजन हटाइए, सल्फोनिक एसिड लगा दीजिए। रिंग नहीं, रिंग में नहीं होता है, रिंग ब्रेक नहीं होगा। हाँ, और सबसे साइड वाले पे रीजन ये होता है, ओलियम बहुत बड़ा कंपाउंड होता है, बल्कि होता है, तो बल्कि होता है तो बीच में आकर रिएक्शन नहीं करेगा, रिपल्सन होगा। बल्कि होगा तो साइड से रिएक्शन करता है, ठीक हो गया, 1 डिग्री ही देगा, सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। उसके बाद क्या था, क्लोरोसल्फोनेशन। क्लोरोसल्फोनेशन बड़ी सिंपल है, बस इसका नाम याद रखना है, इसको बोलते हैं हम लोग रीड रिएक्शन। हाँ, नहीं होता है क्योंकि सल्फोनेशन में जो ओलियम होता है ना वो बल्कि है, और बल्कि है तो बीच में जाके रिएक्शन नहीं देगा, साइड से रिएक्शन देता है। हायर में 3 डिग्री में हो जाएगा, जब लोअर में हो रहा है तो हायर में भी हो जाएगा। चलिए, क्लोरोसल्फोनेशन में याद रखेंगे रिएजेंट क्या होता है आपके सामने, SO2 प्लस Cl2, SO2 प्लस Cl2 ये होता है बेटा क्लोरोसल्फोनेशन। अच्छा, क्लोरोसल्फोनेशन में इसको बेटा नाम दिया जाता है रीड रिएक्शन। रीड रिएक्शन, यहां पे हाइड्रोजन रिप्लेस किससे होता है, SO2Cl से, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय SO2Cl। तो सिंपली आपके सामने कोई भी एल्केन रहे RH, उसको अगर हम SO2Cl2 से रिएक्शन कराते हैं तो आपके सामने RSO2Cl बना लेता है, RSO2Cl। जैसे मान लीजिए आपके सामने CH4 है, इसकी रिएक्शन आप SO2 प्लस Cl2 करा रहे हो, SO2 प्लस Cl2, SO2 प्लस Cl2, क्या रिएक्शन होगा, CH3 SO2 Cl, ठीक है। प्लस जैसे ही इसको बेटा आप वाटर में डालोगे तो वापस से बेटा ये सल्फोनिक एसिड बना लेता है, CH3SO3H बना लेता है। तो रीड रिएक्शन से भी फाइनली आपके पास बनता सल्फोनिक एसिड ही है, वो सल्फोनेशन ही प्रोडक्ट बन रहा है यहां भी, बट वाटर डालने के बाद, ठीक है। अगर आपको SO2Cl बनाना है तो क्लोरोसल्फोनेशन रीड रिएक्शन कराना है, ठीक है।
ये हो गया आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाले तीन। रट्टाफिकेशन है, इसमें क्या पूछा जाएगा मैं बता देता हूं। नाइट्रेशन इज इंपॉर्टेंट, क्लोरोसल्फोनेशन में रिएजेंट और इसका रिएजेंट, बस इसका रिएजेंट क्या है, SO2+Cl2, इसको क्या बोलते हैं, रीड रिएक्शन। इसका रिएजेंट क्या है, कॉन्क ओलियम H2H2O7 या फ्यूमी H2SO4, बस। अब कंबशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, पायरोलिसिस, टाइम हो गया। तो ये बेटा अब नेक्स्ट क्लास में कल हम चालू करेंगे। हाँ, नाम है, नाम साइंटिस्ट का नाम है, रीड।